माजी बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा बिटिया को क्या बीमारी है। कोई मसला तो है सही, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। बिटिया की रंगत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और तो और इसकी सेहत भी दिन ब दिन गिर रही है। मेरे ख्याल में तुम्हें शहर जाना चाहिए, इसका पूरा मुआयना करवाना चाहिए। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। मुझे लग रहा है अल्लाह ना करे कोई संगीन बीमारी ना लग गई हो बच्ची को। हकीम साहब उसे पूरी तरह से चेक करते हुए दिलदार को बता रहे थे, जबकि दिलदार तो इनकी बात सुनकर हैरान ही रह गया था। ऐसा ना कहें हकीम चाचा, अल्लाह ना करे मेरी बहन को कोई भी बीमारी हो सकता है अम्मी बाबा के जाने की वजह से वो ऐसी हो गई हो। वैसे तो वो अपनी हर बात मुझे बिला झिझक बता देती है, लेकिन हो सकता है अम्मी बाबा को याद करती हो, इसलिए उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई हो। मैं शहर जाकर उसे चेक नहीं करवा सकता। आप जानते हैं रागा डाकू हमें कबीले से बाहर निकलने नहीं देता। हम कैसे जाएँ, उसका कैसे चेकअप करवाएं, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको तो पता है रागा हमें बस कबीले में बेफजूल घूमता देख ले तो मारने पीटने लगता है। वो अपनी मजबूरी उन्हें बताने लगा जो पहले यह चीज़ से वाकफ़ थे। बेटा, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी तो तुम्हारी ही गलती है। तुमने इस इंसान को कबीले का सरदार बना दिया जो कुछ भी करने के लायक नहीं था। तुमने उसे अपने बाप की जगह पर बिठा दिया। मैं तो खुद तुम्हारे इस फैसले से हैरान रह गया था, लेकिन फिर सोचा कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें भला इन सब चीज़ों की क्या समझ। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ऐशम बेटिया को शहर ले जाओ। मुझे तो कोई बड़ी बीमारी ही लग रही है। अब मैं चलता हूँ। ये ना हो तुम्हें मेरे साथ बैठकर इतनी बातें करते देख रागा डाकू फिर से गुस्से में आकर तुम्हें मारना पीटना शुरू कर दे। हकीम साहब उठते हुए बोले तो दिलदार इनके साथ ही उठ गया था। तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? उल्टी सीधी सोचें आती कैसे हैं तेरे दिमाग में? कैसे जाएंगे बाहर? पहले तो वो रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है, जंगली जानवरों से भरा हुआ है, और दूसरी बात कि अगर मैं और तू इस रास्ते से निकल भी जाएं तो अशम को लेकर नहीं जा सकते। और फिर डॉक्टर मुफ्त में इलाज तो करेगा नहीं, पैसे मांगेगा। पैसे कहाँ से देंगे? चलो पैसों का भी अगर मैं कहीं से जुगाड़ कर लूँ तो अगर रागा को पता चल गया कि हम कबीले से बाहर निकले हैं तो चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। वो बाला के साथ लेटा उसे अशम की हालत बता रहा था। इस वक्त जहन में सिर्फ और सिर्फ अशम की बीमारी का ख्याल था। अल्लाह न करे उसे कोई बड़ी बीमारी हो। अगर उसे कोई बीमारी हुई तो वो अपनी बहन को कैसे बचाएगा? यही सोच उसे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी जब उसने बाला के साथ जंगल वाले रास्ते से निकलने के बारे में सोचा था। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा बाला। मैं अपनी बहन को यूँ बीमार नहीं देख सकता। और वो हकीम चाचा कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कोई फैलने वाली बीमारी हो। अल्लाह करे कोई बीमारी ही ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन पर किसी तरह की मुसीबत नहीं आने दे सकता। मेरी मजबूरी की समझने की कोशिश करो और मेरे साथ चल। हम मेले पर भी तो चुप कर जाने ही वाले थे ना। एक आध कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है हम लोग वहाँ से निकल पाएँ। मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है बाला। वो इसे देखते हुए बोला तो बाला उठकर बैठते हुए हाँ में सारे ला गया था। हाँ, किसी और की खातिर ना सही, लेकिन अपने दोस्त की खातिर वो जान भी दे सकता था। जंगली जानवर मतलब शेर, कुत्ता, हाथी, सब लोग होंगे वहाँ जंगल में। वो इसका हाथ थामे नदी के करीब से गुजरते हुए जंगल के रास्ते की तरफ देख रहा था। काफ़ी घना और कांटों से भरा हुआ रास्ता था। हाँ, सब कुछ होगा, लेकिन तुम आवाज़ मत निकालना, क्योंकि ये बेशक हाथी कुत्ता दिखने में प्यारे होते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े दांत भी होते हैं। एक नवाले में ख़त्म हो जाओगी। उसका दूसरा हाथ बाला ने थामते हुए उसे डराया था, क्योंकि आज रागा अपने किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था, तो वो इसके नायब से इजाज़त लेकर नदी की तरफ खेलने के लिए आए थे। हालांकि उनका इरादा कबीले से निकलकर शहर जाने का था। कल रात बाला चुपके से रागा के कमरे में गया था और फिर इसका बटुआ उड़ा लाया था, जिसमें अच्छी खासी रकम दी। इस वक्त वो जंगल के रास्ते से कबीले से बाहर निकलने वाले थे। हशम उनके साथ ही थी, जिसकी चक चक बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जबकि रास्ता देखते हुए दिलदार ने उसे उठाकर अपने साथ लगाया था और फिर खामोशी से वो तीनों जंगल के रास्ते से बाहर निकलने लगे थे। ये पिस्तौल किसका उठाकर लाया है तू? दिलदार ने पलट कर देखा तो बाला पिस्तौल लोड कर रहा था। वो हैरान ही तो रह गया था इसके हाथ में रागा का पिस्तौल लेकर। रागा का चुरा कर लाया हूँ और किसका लेकर आऊँगा? मैंने सोचा रास्ता खतरनाक है तो फिर किसी भी तरह का रिस्क क्यों उठाना। तेरी मेरी खैर है, लेकिन हशम को तो महफूज वापस लेकर जाना है ना, इसलिए रागा का पिस्तौल भी और चाकू भी उठाकर लाया कि अगर कोई मुसीबत आई तो इनका इस्तेमाल करूँगा। वैसे देखते मज़े से बोला, जबकि दिलदार आगे बढ़ते हुए से बातें करने लगा। इस्तेमाल करना आता भी है तो ये यूसुफ खान का बेटा हूँ। इन खिलौनों का इस्तेमाल करना बाएं हाथ का खेल है, आजमा कर देख लेना। ये नहीं कि जो काम कभी किया नहीं कभी कर नहीं सकता। डाकू का बेटा हूँ, मजाक नहीं। वो पुरसकून अंदाज में जवाब देते हुए इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। जबकि तकरीबन 1-1.5 घंटे में वो इस जंगल को पार करने में कामयाब हो गए थे। जंगल में कुछ जंगली जानवर नज़र तो आए थे, लेकिन वो इतने खतरनाक कारगिज नहीं थे। किसी तरह का हथियार इस्तेमाल करने की नौबत आती। बस अब उन्हें शहर पहुंचना था और अशम का चेकअप करवाने के बाद उसे वापस लेकर आना था। मैंने तुम्हारी बहन का पूरा चेकअप किया और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा कि इसे बहुत ही संगीन बीमारी है और इस बीमारी का इलाज इंतहाई महंगा है। इतना महंगा कि शायद ही इसका इलाज मुमकिन हो सके। मेरा मतलब है करोड़ों लग जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मेरी बहन को क्या बीमारी है और इसका इलाज कैसे होगा? वो बेचैन हो उठा था।
देखो बेटा, मैं तुम्हें सच बताऊं कि तकरीबन 2-3 साल पहले तक इस बीमारी का नामो निशान नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन फिर अचानक ही ये बीमारी छोटी बच्चियों से शुरू होने लगी। 5 से लेकर 14 साल की बच्चियों में ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चियों में ही पाई जा रही है। इसमें सारे जिस्म से खून ख़त्म हो जाता है, हड्डियों में ताकत नहीं रहती, माजूरी, लागरपन। तुम्हारी बहन की बीमारी अभी शुरू हुई है, वक्त रहते इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इस बीमारी में बहुत पैसा लगेगा। वो इसे देखते हुए बता रही थी, जबकि बाला और दिलदार दोनों परेशान से बैठे हुए थे। रागा डाकू के पास पैसा बहुत है और वो इतना भी बुरा नहीं है जो हमारी आशम का इलाज नहीं करवाएगा। तो फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर इससे बात करेंगे, उसे ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे, वो हमारी बात को समझ जाएगा। आशम उसके कंधे पर सो रही थी, जबकि वो इसे उठाए हुए वापसी की राह ले चुके थे, जब अचानक एक मोटरसाइकिल इनके सामने आ रुका था। दिलदार अपनी परेशानी में आगे बढ़ा था, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल पर ज़्यादा ध्यान न दे पाया, लेकिन अगले ही लम्हे किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने सीने से लगाया था। दिलदार, मेरे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम आशम को अस्पताल लेकर आए थे, क्या हुआ है इसे? तबीयत तो ठीक है इसकी? वो इसे थामे हुए कहने लगा था, जबकि वो अनजान निगाहों से रिजवान की तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि वो इसे अपनी परेशानी बताकर उसके सीने पर सर रख दे, लेकिन कैसे? इस इंसान की वजह से वो यतीम हुआ था, इस इंसान की वजह से उसके माँ बाप इसे छीन चुके थे। वो कुछ समझ पाता जब अगले ही लम्हे किसी ने रिजवान को धक्का देते हुए मोटरसाइकिल से दूर गिराया ही था, जबकि अगले ही लम्हे इसे भी सीधा करते हुए एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई रागा डाकू कैसे भागने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर कहीं भी आने की? मैंने तुझे कबीले से बाहर निकलने से मना किया था, क्यों आया तू यहाँ पर? वो गुस्से से उसके बाल नोचते हुए उसके मुंह पर दहाड़ने लगा था, जबकि वो आशम को अपने साथ लगाए उसे गिरने से बचा रहा था। छोड़ इसे, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दिलदार को, वरना। रिजवान गुस्से से आगे आते हुए रागा डाकू पर हमलावर होने लगा, लेकिन पीछे मौजूद डाकुओं ने इस पर हमला कर दिया था। वो बुरी तरह से उसे मारने पीटने लगे थे, जबकि रागा दिलदार को पकड़ते हुए दूसरी हाथ में बाला की गर्दन भी दबो चुका था और फिर इन्हें घसीटते हुए वहीं से गाड़ी में डालता कबीले की तरफ ले जाने लगा। दोनों ही जानते थे कबीले में जाकर आज उनकी खैर नहीं है। रागा डाकू ने बहुत मारने वाला था, लेकिन उसे उन्हें मार की नहीं बल्कि आशम की परवाह थी, जो अचानक होने वाले इस धमाके की वजह से बुरी तरह से रोने लगी थी, जबकि रिजवान को मार खाते देख वो इसके लिए भी रो रही थी। हाल बेला को बाला के पास छोड़कर दुआ मज़े से वापस नदी की तरफ जाने लगी, जब दिलदार भी तेज़ी से उठते हुए इसके पीछे आने लगा। अरे डाकू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप इस तरफ नहीं आ सकते। वो क्या है ना, मैं यहाँ थोड़ी मसरूफ़ हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप इस तरफ आएँ। वैसे भी आप वहाँ आके क्या करेंगे? मुझे अकेले ही रहने दें। वैसे भी मैंने आपसे कितनी मिन्नतें की थी इस दिन रात को कि मेरे साथ नदी पर चलें, तब नहीं आए थे ना। अब इस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं जाऊंगी। वो जो इसे अपने पीछे आते देख फ़ौरन अलर्ट हुई थी, इसके दोनों आगे दोनों बाएं फैलाकर खड़ी होगी, जैसे उसके इस तरह से खड़े होने पर वो आगे नहीं जा पाएगा। उसके अंदाजे महसूस होते हुए अगले ही लम्हे उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच चुका था। दुआम ने परेशानी से उसके कंधे से ऊपर की तरफ झाँकते हुए पीछे पहाड़ी की तरफ देखा था, जहाँ अब बाला और बेला नहीं खड़े थे। शायद वो लोग वहाँ से जा चुके थे और कबीले में इस वक्त और कोई भी नहीं था जो इन्हें देख पाता, इसलिए तो इसका शोर पूरी तरह से फ्री हो गया था। हाँ, उस दिन मैं नहीं जा सका तुम्हारे साथ, मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। चलो, कहाँ चलना है? अभी चलते हैं, तुम्हारा नदी का मूड हो रहा है। आओ आओ, आज हम सारा दिन वहीं पर गुजारेंगे एक दूसरे के साथ। वह इसके गिर्द अपना आसार बनाते हुए इसे ले जाने लगा था, तो नवाम फ़ौरन नफ़ी में सारे लाने लगी थी। ओहो डाकू जी, क्या मसला आपके साथ? मेरा मूड नहीं है आपके साथ कहीं पे जाने का, और वैसे भी आप मुझसे नाराज़ हैं। भूल गए क्या? एक तो आपकी ये याददाश्त बहुत ख़राब है, कैसे भूल जाते हैं? अरे आप मुझसे नाराज़ हैं और मैंने आपको मनाया तक नहीं है, यहाँ तक कि आपको मैंने कहा था मैं आपको मनाऊंगी, लेकिन मेरा मूड नहीं था। वैसे मूड तो मेरा अभी भी नहीं है, लेकिन आप नाराज़ हैं, आप भूला मत करें ना। तो ज़बरदस्ती से याद करवाने लगी थी कि वो इससे नाराज़ है, क्योंकि अगर वो इसके साथ जाता तो इसके सारे सरप्राइज़ का सत्यानाश हो जाता ना। तुम मुझे मना रही हो और मेरे मानने का दिल कर रहा है। तुम बताओ मैं क्या करूँ? मजबूर हूँ मैं, बीवी निकम्मी है मेरी, मुझे मनाने के लिए कुछ कर ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँ? अब मैं राज़ी हो रहा हूँ, बस मुझसे मज़ीद नाराज़ नहीं हुआ जाता। वो कोई रूठे रूठे अंदाज में कहता। दुआओं को बहुत प्यारा लग रहा था, और प्यारा तो वो था ही बहुत, इसको मैं तो कोई शक ही नहीं था। कोई भी लड़कियों से पाकर खुदा का शुक्र अदा करते ना थकती, लेकिन वो तो दुआम थी ना जो इसकी मोहब्बत में मगरूर हो चुकी थी। ओहो डाकू जी, ऐसे नहीं माना जाता, आपको तो रोज़ रूठने के भी रूल्स नहीं आते। अच्छा रुकिए, मैं कुछ ना कुछ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करके अब मना लूँगी। आप थोड़ी और देर और नाराज़ हो लें। जब मियाँ भी ये रूठते हैं ना, जब तक कोई एक ना मनाए तब तक राज़ी होना रूल्स में शामिल नहीं है, तो आप नाराज़गी यहीं से कंटिन्यू करें। अरे कोई ज़बरदस्ती है क्या? मैं नहीं रूठा रहना चाहता तो क्यों मुझे ज़बरदस्ती नाराज़ कर रही हो? मैं अब राज़ी होना चाहता हूँ, बस मुझे नहीं पता। वो बस अब मज़ीद एक लम्हा भी नाराज़ नहीं रहना चाहता था, जबकि दुआम सर पर हाथ मार कर रह गई थी। उफ डाकू जी, सब्र कर जाए, मना लूँगी आपको।
थोड़ी देर मज़ीद रूठ जाएँ, बल्कि शाम तक रूठ रहें, मैं आपको मनाऊंगी, ऐसे मत माने प्लीज़। लेकिन वो दुनिया की पहली बीवी थी जो अपने रूठे हुए शोहर को ज़्यादा देर रूठने के लिए मना रही थी, ताकि वो इसको मनाने के लिए कुछ सरप्राइज़ तैयार कर सके। लेकिन इसका शोहर तो इसकी बात को समझना ही नहीं चाहता था। उसे राज़ी होना था और हर कीमत पर राज़ी होना था। ठीक है, मैं सिर्फ शाम तक का वक्त दे रहा हूँ, तुम्हें मना लो मुझे, वरना मैं खुद ही मान जाऊँगा। मैं मज़ीद तुमसे रूठा नहीं रह सकता। वो प्यार से उसके गालों पर उंगलियां फेरते हुए बोल रहा था, जबकि दुआम ने हाँ में सर हिलाया ही था कि अगली लम्हे वो उसके चेहरे पर झुकता उसके लबों को अपने लबों के कैद में ले चुका था। अंदाज शिद्दत से भरपूर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच में इसके मनाने का मुंतज़िर हो, जबकि उसकी बेताबियाँ भी कुछ और ही बयान कर रही थी। हालांकि कल सारी रात वो इसे अपनी बाहों में कैद करता अपनी मोहब्बत की बेबाकियाँ इस पर निछावर करता रहा था। पूरी रात उसने उसे सोने नहीं दिया था। फजर के बाद जाकर कहीं इसकी पनाहों से रिहाई हासिल करके वो नमाज अदा करने गई थी, और अब कुछ देर के बाद भी इसकी हालत वैसी ही थी जैसे वो बरसों से बिछड़े हुए हों। उसके लबों की बेबाकियाँ अपने लबों पर महसूस करते हुए उसने उसके गालों को चूमना चाहा तो दुआम ने गहरी सांस ली थी, जबकि इसकी यूँ सांस लेने पर वो सर पर पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराता अगले ही लम्हे फिर से उसकी सांसों को अपने लबों से कैद कर लिया था। दुआम तो फड़फड़ा कर रह गई थी उसकी पनाहों में, लेकिन मजाल जब वो इसे छोड़ने के लिए राज़ी हो, उसके कंधे पर अपने नाजुक हाथों के मुक्के बरसाते वो बड़ी मुश्किल से उसकी पनाहों से आज़ाद हुई थी। उफ़ अल्लाह डाकू जी, आप तो सांस भी नहीं लेने देते, आपका बस चले तो सांस ही छीन ले मेरी। अब खबरदार नदी की तरफ आए, मैं बात नहीं करूँगी आपसे, जब तक मैं खुद ना कहूँ तब तक नहीं। वो उंगली से वान करते हुए नदी की तरफ भाग गई थी, जबकि दिलदार उसके पीछे जाने की ख्वाहिश को दिल में दबाए वापस आकर चरपाई पर लेट गया था। हाँ इधर देखो, यहाँ पर गहरी गारें हैं और इन गारों में शायद आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के घर होंगे, और इस तरफ आगे कब्रिस्तान है जहाँ पे हमारे अबा अजदाद दफन है, और इस पहाड़ के पीछे वो झरना है जिसका जिक्र शायद दुआम ने तुमसे किया था। इस तरफ चलना है या गारों की तरफ? वो इसके आगे आगे चलते हुए इससे पूछ रहा था, जबकि बेला का ध्यान गारों की तरफ था जो काफ़ी गहरी थी। क्या हुआ, इस तरफ जाना है? वो ऐसे इस तरफ जाना रूल्स के ख़िलाफ़ है। कौन से रूल्स के ख़िलाफ़? उसके अचानक बताने पर हैरत से पूछने लगी थी। नहीं, शादीशुदा जोड़े इस तरफ नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे तो उसके पीछे ख़ास वजह होनी चाहिए। जज्बात का कंट्रोल में ना रहना और रोमांस से बह के हुए लम्हात का तबादला करना। तुम तो मेरे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहोगी, इसलिए चलो मैं तुम्हें कब्रिस्तान लेकर चलता हूँ। वो इसका हाथ थामते हुए बोला था, जबकि इसकी इंतहाई बेबाक बात पर जहाँ बेला के कानों की लौ सुर्ख हुई थी वहीं कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाते उसने फ़ौरन अपने कदम रोक लिए थे। मैं कब्रिस्तान बाद में जाऊँगी, पहले मैं इन गारों को देखूँगी। काफ़ी गहरे रास्ते हैं, इतने सारे रास्तों में तुम लोग पहचानते कैसे हो कि कौन से रास्ते में जाना है, क्योंकि सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, एक एक रास्ते से वाकिफ़ हैं। चलो तुम्हें इस तरफ चलना है तो मैं तुम्हें इसी तरफ ले चलता हूँ, लेकिन रूल्स रूल्स हैं और हमारे रूल्स को कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ शादीशुदा जोड़े क्यों आते हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने मुझे बताया तो है कि यहाँ शादीशुदा जोड़े क्यों आते हैं, लेकिन तुम्हें याद तो होगा ही ना कि परसों रात को तुमने मुझे कहा था कि मुझे छूने की कोई हसरत नहीं है तुम्हारे दिल में, तो तुम्हारे तो जज्बात हरगिज़ वे काबू नहीं होने वाले। तो फिर मुझे कैसा खतरा हुआ? मज़े से कहती आगे बढ़ चुकी थी, जबकि बालक को ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो इसकी बातों का थप्पड़ इसी के मुंह पर झाड़ कर गई हो, जिसकी सूजन बाला ने अंदर तक महसूस की थी। बाला, ये लड़की तुझे नाको चने चबवाएगी, तो ऐसे ईजी लेकर गलती कर रहा है। बहुत दूर जंगल पार करके कबीले की तरफ झांकने लगे थे। जब नदी करीबी उन्हें वो खड़ी नजर आई, एक दूसरे को देखकर उनके लम्हों पर शातराना मुस्कुराहट खुली थी। जबकि दुआम अपने ही काम में लगी वहाँ किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए आगे पीछे देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दूर दूर तक खामोशी फैली हुई थी, कुछ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ थी, और बस। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई है? कहीं डाकू जी ने कोई बेईमानी तो नहीं कर दी मेरे साथ? वो उठकर हर तरफ देखने लगी थी। उसे ऐसा लगा था जैसे उसे दूर कहीं से किसी मर्द की सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी हो, लेकिन शायद ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। ओह, मैंने ना सर पर सवार कर लिया इस सरप्राइज़ को, और फिर मुझे अपने डाकू जी पर यकीन भी नहीं है। वैसे मेरे डाकू जी बहुत शरारती हैं ऐसे मामलों में, मैं इन पर यकीन कर भी नहीं सकती, लेकिन वो नहीं आएंगे मेरी इजाज़त के बगैर। वो अपनी सोच को गलत फहमी का नाम देते हुए फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। क्या मसला है तेरे साथ? बोल तो रहा हूँ, इनको नहीं पता चलने दूंगा, बस दूर से देख कर वापस आ जाऊँगा। बेचारी सुबह से अकेली लगी है, न जाने वहाँ क्या क्या कर रही है, तुझे वापस भेज देती है। मुझे जाकर देख लेते दे, वादा कर रहा हूँ, सिर्फ दूर से देख कर वापस आ जाऊँगा, नहीं जाऊँगा इसके पास। वो जुमरू को साइड हटाते हुए किसी भी तरह नदी की तरफ जाना चाहता था, लेकिन मजाल थी जो जुमरू अपने रास्ते से ज़रा सा भी हटने को तैयार हो। और पूरी तरह उसके रास्ते माइलों से रोके हुए था। बाला और बेला की वापसी अब तक नहीं हुई थी। न जाने उन्होंने कब तक आना था, लेकिन सरदार को तो जाना था और किसी भी कीमत पर जाना था। नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा।
मैंने दुआम से वादा किया कि जब तक वो अपना काम ख़त्म नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूँगा। देखो मैंने वैसे भी इसके साथ गद्दारी करके तुम्हें बता दिया कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। ऐसे में अगर मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया ना तो फिर तो बिल्कुल वादा खिलाफ़ी हो जाएगी और फिर चुड़ैल बेला इसकी पक्की पक्की बेस्ट वाली पार्टनर बन जाएगी। जल्दी है वो मेरी और दुआम की पार्टनरशिप से। मैं हरगिज़ तुम्हें इस तरफ नहीं जाने दूँगा। मैं अपनी और इसकी पार्टनरशिप पर हरगिज़ कोई ख़तरा नहीं मंडलाने दूँगा। अगर वो नाराज़ होगी तो नो नो नो, बिल्कुल नो। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं जा रहा, मैं नहीं डालता तेरी पार्टनरशिप को ख़तरे में। यहाँ आकर बैठ रहा हूँ। हाँ, अब तंग मत कर, जाके चाय बना मेरे लिए। वो कहते हुए वापस चारपाई पर लेट गया था, जबकि झुमरू जानता था कि उसके लेट जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो आराम कर रहा है, वो बल्कि यहाँ से उसे चकमा देकर निकलने वाला है। इसलिए फ़ौरन ने उसके पैरों के करीब बैठते हुए उसकी टांगें दबाने लगा था, जिस पर सरदार गड़बड़ा गया था। तुम थके हुए लग रहे हो सरदार, पहले मैं तुम्हारी टांगें दबा लेता हूँ फिर जाऊँगा। वो इससे मज़ीद थोड़ा वक्त निकालना चाहता था। तो तू क्या मेरी बीवी लगता है जो मेरी खिदमतें करेगा? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो खुद से टांग मारता अगली लम्हे खुद से दूर कर चुका था, जबकि जुमरू सर खुजाता जल्दी से किचन में गया था ताकि उसके लिए चाय बना सके, जबकि सरदार अगले ही लम्हे उठकर नदी की तरफ भाग निकला था। दुआम जल्दी जल्दी काम कर रही थी जब अचानक फ्लावर पेपर को चिपकाते हुए उसके कपड़ों पर ग्लू गिर गया। ओहो, वो जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए अपने कपड़े साफ करने लगी थी। इन कपड़ों पर अच्छा खासा बुरा दाग लग गया था। ये उसका फेवरेट सूट था जो वो हरगिज़ ख़राब नहीं होने दे जाती। वो जल्दी से नदी करीब आती हुई अपनी कमीज़ का दामन धोने लगी। जब उसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ, उसने एक नज़र अपने दाग को देखा और फिर पलट कर पीछे देख लगी। पीछे खड़े आदमी को देखकर एक लम्हे के लिए तो इसकी आंखें खौफ से फैल गई थी, जबकि तेज़ी से वो अपनी जगह से उठते हुए उसके साथ खड़े 4 लोगों को देख चुकी थी। ये लोग यहाँ कैसे आए थे? वो परेशान होती तेज़ी से अपने कदम कबीले की तरफ बढ़ाने लगी, जब अचानक ही रागा डाकू ने इसके पास आते हुए उसे बालों से थमा। अगली लम्हे उसका चेहरा पानी की गहराइयों में उतार गया था। सरदार की मलकियत, सरदार की औरत, सरदार की कमजोरी। मैंने बहुत सोचा कि इसको किस तरह से रहूँ, लेकिन सरदार को रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इसलिए मैंने सरदार की सबसे बड़ी कमजोरी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। यानी कि मैंने तुम्हें फैसला ख़त्म करने का फ़ैसला किया। सरदार की मोहब्बत सरदार की कमज़ोरी है, मोहब्बत ही मर गई। सरदार के पास क्या बच गया? इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूँ। कैसी लगी मेरी सोच बहुरानी? वो कहकर लगाती हुई उसका चेहरा यूं ही पानी में दबोचे हुआ था। दुआम की सांसें रुक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मज़ीद सांस नहीं ले पाएगी। ना तो इसकी आवाज़ निकल रही थी, ना वो पानी में चिल्ला पा रही थी। बस उसे अपनी मौत आलम के साथ अपने नज़दीक आती महसूस हो रही थी। माजी वो बुरी तरह से निपीट रहा था। चाबुक के निशान उनके बदन पर छुरियों की तरह बिखर चुके थे। वो दोनों दर्द से चीख रहे थे, लेकिन उनकी चीखें सिर्फ और सिर्फ इस कबीले के पार सुन पा रहे थे, क्योंकि वहाँ मौजूद बाकी लोग तो शायद अंधे बहरे थे, जो इन पर होते जुल्म को ना तो देख पाते थे और ना ही सुन पाते थे। हशम एक तरफ खड़ी बुरी तरह से रो रही थी, जब एक औरत ने उसे सख्ती से दबोचा हुआ था। वो मासूम थी, ये दर्द शायद वो सह नहीं सकती थी, इसलिए तो इसकी हर गलती की मार खाने के लिए उसका भाई तैयार था। वो इसकी तरफ उठने वाले हर निशाने को खुद पर ले लेता था, और यही वजह थी कि रागा डाकू उसे हमेशा ज़्यादा मारता था, क्योंकि उसका कहना था कि वो अपनी बहन की गलतियों की भी सज़ा भुगतेगा, जबकि इसकी बहन खुद अपनी गलतियों की सज़ा भुगतने के काबिल नहीं हो जाती। सरदार मेरी बात सुनो। अशम बीमार है, डॉक्टर ने कहा उसका इलाज होना है, वो बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बोला अगर वक्त पर इसका इलाज नहीं हुआ तो बीमारी बढ़ जाएगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। मैं कभी इस कबीले से बाहर नहीं निकलूँगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन का इलाज करवाओ। डॉक्टर कहता है उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी लगी है। वो मार खाते हुए मुसलसल रोते हुए इसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन कबीले से इस तरह छुप कर निकले हैं। लेकिन रागा डाकू तो इस वक्त शायद हाथ साफ कर रहा था। वो अपनी जुनूनी कैफियत में इसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। इस वक्त वो सिर्फ उसे देड़ने में मसरूफ़ था। बाला उसे एक मुकाबले में कम मार खा रहा था, क्योंकि वार दफ़ा बाला के आगे आते हुए उसे बताने लगता कि इसकी बहन को बीमारी है। लेकिन रागा डाकू कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर तेरी बहन बीमार है तो मैं क्या करूँ? ये मेरे लिए मेरा क्या ताल्लुक है इससे? तेरी बहन है ना, तेरा खून का रिश्ता है ना इससे। तू बचाए इसे, तुझे क्या लगता है? सड़क से पैसे मेल कर लाता हूँ मैं, चोरियाँ डकैतियाँ करनी पड़ती हैं, अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है। मैं हथेली पर जान लेकर जाता हूँ, फिर जाकर ये पैसे कमाता हूँ और तुम मेरा ही पैसा चोरी करके ले जाएगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा बटुआ चोरी करने की? वो एक दफ़ा फिर से उसे चाबुक से उधेड़ने लगा था। सरदार चोरी इसने नहीं मैंने की है। अगर तुम्हें मानना है तो मुझे मारो, लेकिन एक दफ़ा हमारी बात तो सुन लो। अशम को कोई बीमारी है। बाला ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए सच बताना चाहता। वारिस अपने दोस्त को अपनी गलती की सज़ा भुगतने नहीं दे सकता था, जबकि ये जानकर वो बाला को भी दंदों की तरह पीटने लगा था। मैं इन दोनों को लोही की तरह धोख कर रख चुका था, लेकिन आज तो ना वो खामोश हो रहे थे, ना ही खुद को आज़ाद करने के लिए मिन्नत समाजित कर रहे थे। आज इन दोनों का मकसद बस ये बताना था कि वह शम की बीमारी का इलाज करवाए। तुम्हारी बहन बीमार है तो इलाज करवाओ इसका। छोटे बच्चे नहीं हो तुम, चोरी करना सीख ही ली है तो ऐसे डकैती पर चलो। अपनी बहन का इलाज करवाना है तो डालो डाके चोरियाँ करो। मेरे पास इतना मुफ्त का पैसा नहीं है जो मैं तुम लोगों पर लौटाऊंगा। दिन रात एक करता हूँ मैं पैसे के लिए। तुम जाओ, तुम भी करो तो पता चले कि ये पैसा कहाँ से आता है जो तुम लोगों के पेट को भरता है। वो गुस्से से उन्हें परे धकेलते हुए चाबुक फेंक चुका था। दिलदार कमीज़ सीने पर से फट चुकी थी, जबकि सफ़ेद कमीज़ पर खून के कई दाग लग चुके थे।
इसका बाप उसे डाकू नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, सरकारी अफसर बने, और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था। वो अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाना चाहता था। लेकिन दिलदार के सामने तो इसकी मासूम छोटी सी बहन थी, जिसके लिए वो इस वक्त कुछ भी करने को तैयार था। बोलो, चलोगे मेरे साथ आज की डकैती पर? अपनी बहन की ज़िंदगी बचानी है ना, इसका इलाज करवाना है तो आज से लग जाओ काम पर। वैसे भी जब लोगों को पता चलेगा कि डाकू दिलावर जलगार का बेटा खुद डकैती पर निकला है तो अलग ही मज़ा आएगा। वैसे देखते हुए बोर आता, जबकि दिलदार ने एक नज़र अपनी मासूम बहन को देखा था। हाँ, मैं करूँगा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे अपनी बहन के लिए बहुत सारा पैसा कमाना है। डॉक्टर कहता था बहुत पैसा लगेगा, और जम के इलाज पर इलाज अभी से होना शुरू हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मुझे अपनी बहन का इलाज करवाना है, तुम जहाँ कहोगे मैं चलूँगा, मैं करूँगा डकैती। वो बोलते हुए जैसा फैसला कर रहा था, और ये वही फैसला था जो इसके बाप को नापसंद था, जो इसके बाप के कबीले के इन पहाड़ियों को नापसंद था। लेकिन किस्मत उसे इस मोड़ पर ले आई थी जहाँ उसके पास अब इसके अलावा और कोई राह नहीं बचा था। वो मजबूर हो चुका था। हाल, या अल्लाह, ये कितनी गहरी कारें हैं, यहाँ अंदर क्या होता है? बाला इसके पीछे पीछे आ रहा था, जबकि वो 2 कदम आगे चलती हुई कारों के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। जब अचानक ही बाला ने इसका बाजू पकड़ते हुए इसे एक कार की तरफ खींचते हुए उसे कार की दीवार के साथ लगाया था, और फिर इसे बिना कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए अचानक ही उसकी सांसों को कैद कर गया था। जिस अंदाज में वो इसके करीब आते हुए उसके लबों पर अपनी कैद जमा चुका था, बेला की तो सांसें खुश्क होने लगी थी। वो अजीब तरह की कैफियत में कुछ समझने के काबिल ही ना रही थी, जबकि बाला उसके लबों के साथ अपने लब जोड़े तेजी से उसकी सांसें खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों का प्यास है और अपनी तशनगी को मिटाने के लिए ही उसे उस तरफ लेकर आया। क्या कहा था तुमने कि इन कारों की तरफ आने के लिए एक वजह होना ज़रूरी है? रूल्स तो रूल्स हैं, और कबीले के इस तरह के रूल नए नवेले कपल्स पर लागू होते हैं। जिसकी सांसों को आज़ादी देते हुए जैसे उसके करीब आने की वजह बता रहा था। उसने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे पीछे हटाना चाहिए था, जब बाला एक दफ़ा फिर से उसके करीब होता, उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे एक झटके से अपने साथ लगाता दोबारा से उसकी सांसों पर काबिज हुआ था। तुमने कहा था तुम्हें हसरत नहीं है। वो उसे खुद से दूर करने में नाकाम होते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जब बाला ने एक झटके से उसका रुख दूसरी तरफ करते उसके बालों को उसकी गर्दन के पीछे से हटाते हुए अपने बेबाक लबों कलाम से उसकी पिछली गर्दन पर बिखेरना शुरू किया था। उसके लब तेज़ी से हरकत करते हुए उसकी पिछली गर्दन को बिगाड़ रही थी। जब बेला ने गहरी सांस लेते हुए उसी के अल्फाज याद करवाने की कोशिश की, हाँ, इस वक्त कोई हसरत नहीं थी, लेकिन अब हसरतों के साथ जज्बात भी जाग गए हैं। तुम जालिम निकली बीवी। मुझे लग रहा था मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी अदाएँ जानबूझ कर रही हैं ना। तुम मेरे साथ ये हरकतें, कल सुबह तुम जानबूझ कर बेड पर मेरे ऊपर गिरी थी। और जैसे इसकी चोरी पकड़ते हुए बोला तो बेला के लब हल्के से मुस्कुराए थे। तुम मेरे हुस्न की तौहीन करो डाकू वाला, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? वो अचानक ही रुख पलट कर उसकी तरफ देखती हुई उसे गिरबान से पकड़कर अपने करीब कर गई थी। उसकी अदा पर बाला मुस्कुराया था। वो पिछले 2-4 दिन से उसकी हरकत को नोट कर रहा था। कहने को वैसे दूर था, लेकिन जिस तरह वो इसे अदाएँ दिखाकर अपने करीब बुला रही थी वैसे छुपा हुआ नहीं था। कल सुबह वो बिस्तर पर गलती से नहीं गिरी थी, बल्कि जानबूझकर गिरी थी। यहाँ तक कि दूसरी दफ़ा भी उसने खुद ही उसे अपनी तरफ राग़िब होने पर मजबूर किया था, क्योंकि वो इसके लबों से लिपट कर अपने जज्बात इस पे यहाँ करता पीछे हटा था। इरादा उसे अपने जज्बात छुपाने का था, इसलिए उसके मुंह पर बोल गया था कि वैसे अपनी तरफ राग़िब कर रही है, जिस पर बेला कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि ये हकीकत थी कि वैसे अपनी तरफ राग़िब कर रही थी। उसे बर्दाश्त न हुआ था कि उसकी नस्वानियत को शादी के रात ठुकरा कर चला गया था। वो कैसे कह सकता था कि उसे छूने की हसरत नहीं? वो कैसे उसे पाने के लिए तड़प रहा था, और कैसे इतने दिन उसकी खूबसूरती को नज़रअंदाज कर गया था? इसलिए तो इसे बदला लेने के लिए वो इसके आने से पहले ही वलीमे का जोड़ा उतार चुकी थी। हालांकि सारे दिन उसकी निगाहों को उसने अपने हसन से लिपटे हुए महसूस किया था। उसकी निगाह एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं जा रही थी, बल्कि बार बार वो मर्दों से निकलकर इसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए जज्बात का ठाटे मारता समंदर देख चुकी थी, लेकिन वो इसकी तौहीन कर चुका था, तो वो क्यों इसके करीब आती? वो इसकी इज़्ज़त का मुआवजा उसके भाई ने उसके मामले में इस शख्स पर भरोसा कर लिया था, तो वो क्यों ना करती उसका एतबार? जब वो इसे रागा डाकू कबीले में लेने के लिए आया था, वो तब भी इस शख्स पर अपना सब कुछ हार चुकी थी। वो इसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बनकर आया था, वो इसका शौहर बनकर आया था। वो कैसे ठुकरा देती इसे, ये जानते हुए भी कि बेला उसे धोखा दे रही थी, ये जानते हुए भी कि सब कुछ प्लानिंग के तौर पर हो रहा था। वो फिर भी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए आया था, तो वो क्यों ना इस पर एतबार करती? लेकिन वो इसके हुस्न की तौहीन कैसे कर सकता था? जिस पर वो मरता था उसी को छूने की हसरत नहीं रही थी। उसे ये बात बेला से बर्दाश्त न हुई थी, तभी तो इसने सोच लिया था कि वो बाला को इतनी आसानी से खुद से जीतने नहीं देगी। वो कोई कम उम्र छोटी बच्ची न थी जो समझ न पाती कि शौहर को अपनी तरफ किस तरह से राग़िब करना है। वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, उसे हर चीज़ की समझ थी, और इस वक्त बाला की आंखों में जो तलब थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी, लेकिन उसका इरादा न था इतना जल्दी हारने का।
इसी मामले में तो एक औरत अपने शौहर को अदाएँ दिखा सकती थी, नाज़ नखरे दिखा सकती थी। वो बाला को इतनी जल्दी बख्शने के इरादे तो हरगिज़ नहीं रखती थी। बाला मुस्कुराते लबों से जैसे इसकी चोरी पकड़ता उसे शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन सामने बेला थी जिसने हर मामले में उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उसे टकराने का इरादा कर लिया। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी हरकतें नहीं समझ पाऊंगा? वो इसके लबों को अपनी उंगलियों में दबाते एक बार फिर इस पर झुकने लगा था, जब अचानक कबीले में गूंजने वाली चीख ने उन्हें हैरान कर दिया। चीख किसकी थी वो दोनों ही समझ नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरह पहाड़ में ये चीख गूंजी थी वो दोनों ही घबरा गए थे। बालों से छोड़ते हुए तेज कबीले की तरफ भागा था, जबकि बेला भी तेजी से उसके पीछे भागते हुए आ रही थी। सज्जन साई, मैं मज़ीद रूठा नहीं रहना चाहता, चलो मैं मानने आ गया हूँ। रागा दुआम का सर पानी से ऊपर आने ही नहीं दे रहा था। वो बुरी तरह से चटपटा रही थी, किसी भी तरह वो खुद को छुड़वाना चाहती थी, जब उसे कहीं दूर से सरदार की आवाज़ सुनाई दी थी। वो नदी की तरफ आने वाले रास्ते से ज़ाहिर होते हुए बोल रहा था, जबकि दुआम को सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दी थी, वो इसे देख नहीं पाई थी। जबकि वो जो अपनी धुन में तेज़ी से भागते हुए इस तरफ आ रहा था कि कहीं जुमरू से दोबारा से रोकने में कामयाब न हो जाए। अपने सामने 4-5 आदमियों को देखकर पहले तो हैरान रह गया था। एक लम्हे के लिए तो वो समझ ही ना सका कि आखिर यहाँ हो क्या रहा, लेकिन फिर नज़र रागा डाकू पर पड़ते ही जैसे हर बात को समझ गया था। वो तेज़ी से कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारी बीवी तो वैसे भी मरेगी। हाँ हाँ सरदार दिलदार दिलदार, देखो मैं यहाँ तुम्हारी बीवी को मारने के लिए आई हूँ। देखो देखो ये आखिरी सांसें ले रही है, देखो मैं इसे मार रहा हूँ। एक झटके से उसका चेहरा पानी से निकालते हुए सरदार को दिखाता दोबारा से उसे पानी में डुबो गया था। दुआम सांस तक नहीं ले सकी थी। देखो देखो तुम्हारी बीवी मार रही है, तुम्हारी मोहब्बत मार रही है सरदार दिलदार, देखो मार रही है तुम्हारी बीवी, इस कबीले की सरदारनी मार रही है। देखो वो एक झटके से उसका चेहरा दोबारा से पानी से निकालते हुए जैसे सरदार की सांस से खींच दिया था। खबरदार खबरदार, आगे कदम मत बढ़ाना, एक ही दफ़ा सांसें छीन लूँगा इसकी। जो तेज़ी से आगे बढ़ा था, जब वो गुस्से से घुराया, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा रागा डाकू। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तू कब्र के लिए तरसेगा। सरदार हपक होते हुए इसकी तरफ दहाड़ा था। हाँ मर जाऊँगा मैं जानता हूँ, तो मुझे मार डालेगा, तू मुझे मार डालेगा। आज मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा, लेकिन ज़िंदा ये भी नहीं बचेगी। अगर मैं मरूँगा तो तू भी मरेगा, क्योंकि मैं इसे मार डालूंगा, और अगर ये मर गई तो तेरी मौत तो खुद ही हो जाएगी। तेरी कमज़ोरी, तेरी मोहब्बत, तेरी औरत मार रही है और मैं इसे मारूंगा। वो वाशियाना कहकर लगाते हुए दुआम का सर फिर से पानी में डुबो चुका था, जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ वो तेज़ी से उसके पास आ रहा था, जबकि उसे लगा था वो इसके बहुत पास पहुंच चुका है। वो इसकी सांसें खींच रहा था, हर लम्हे के साथ वो सरदार की सांसें रोकने में लगा हुआ था, लेकिन अब उसे लगा था इस लड़की की मौत से पहले वो इस तक पहुँच जाएगा। तो उसने अगले ही लम्हे दुआम का सर पानी से निकालते हुए पास पड़े पत्थर पर मारा था। आपकी दफ़ा वो सांस लेने की कोशिश में नाकाम होती चीख उठी थी, और उसकी चीख हर तरफ पहाड़ों में गूंज कर वापस आई, और फिर अगले ही लम्हे पत्थर पर फैलने वाला खून सरदार की सांसें रोक गया था। हाँ मैंने मार डाला, देखो देखो मैंने मार डाला तुम्हारी मोहब्बत को, मैंने मार डाला तुम्हारी मलकियत को, तुम्हारी औरत मेरे हाथों मारी गई। वो पागलों की तरह कह के लगाते हुए इसकी सांसें खींच रहा था। मार डाला सरदार की सरदारनी को, मैंने मार डाला तुम्हारी कमज़ोरी को, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अरे अरे ये तो ज़िंदा है, ये तो ज़िंदा है, सांसें ले रही है अभी तक, अब नहीं बचेगी। वो एकदम फिर से उसे बालों से खींचते हुए अपने सामने करता उसका चेहरा देखने लगा जो खून से लथपथ था, लेकिन उसकी सांसें अब तक चल रही थी। जब रागा ने एक दफ़ा फिर से उसका सर पत्थर पर टकना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसका जबड़ा सरदार के हाथ में आ चुका था, जिसे थामते उसने पूरी शिद्दत से उसे पत्थर पर दे मारा था। रागा का सर पीछे से पत्थर से टकराया था, जबकि इसके साथ आए इन 4 लोगों में से 3 वापस जंगल की तरफ भागने लगे थे। वो सरदार के हाथों किसी वहशियाना मौत का शिकार नहीं होना चाहते थे, जबकि रशीद वहीं पर खड़ा अपने मालिक की मौत को अपनी आंखों से देख रहा था। दिलदार ने एक नज़र दुआम को देखा था, वो पीछे घास पर जा गिरी थी। वह एक कदम इसकी तरफ बढ़ता खून और सामने गाँव से रागा की तरफ देखा, उसके पास आया। वो बुरी तरह से इसका सर पत्थर पर पटक रहा था। अजीब दीवानों सी हालत थी, वो जैसे उसकी सांसें निचोड़ लेना चाहता था। उसने गुस्से से अपनी कोहनी उसके घुटने पर मारी थी। उसकी हड्डी यकीनन टूट चुकी थी। इसकी बात की गवाह उसकी ना रुकने वाली चीखें थी। वो जैसे इसके जिस्म की हर हड्डी तोड़ देना चाहता था, जबकि रशीद सिर्फ उसे देख रहा था। कुछ करने की जैसे हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था सिवाय इसके कि इसके मालिक ने उसे हुक्म दिया था, बेशक उसे मौत ही क्यों ना आ जाए, सरदार की औरत जिंदा नहीं बचनी चाहिए। उसने अगले ही लम्हे अपनी जेब से चाकू निकालते दुआम की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, जब रशीद ने जल्दी से चाकू इसके पेट में घोंपना चाहा, लेकिन इससे पहले ही बाला ने उसके हाथ को अपनी सख्त मुट्ठी में थाम लिया था, और फिर अगले ही लम्हे उसने उसी हाथ को घुमाते हुए रशीद की गर्दन पर वही चाकू चला दिया था। गर्दन कटने की वजह से वो अगले ही लम्हे ज़मीन पर गिरा चीखने लगा था, जबकि बाला दुआम की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जो सांस नहीं ले रही थी। दुआम तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे सरदार। उसने सरदार को मुखातब करना चाहता, जो पूरी तरह से रागा को बुरी तरह से पीटने में मसरूफ़ था। वो आज इस पर एक एक सांस आराम कर देना चाहता था, जब बेला तेज़ी से भागते हुए इसके पास आई थी। ओ माय गॉड, इसकी सांसें रुक रही हैं बाला, इसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाना होगा, वरना ये मारा। ये चुप, कुछ नहीं होना चाहिए इसे, कुछ भी नहीं। मेरी सज्जन साई को कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखना, अगर इसे कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा, मैं दुनिया मिटा दूँगा।
हर चीज़ को आग लगा दूंगा, कुछ नहीं होना चाहिए। वो रागा को एक तरफ धकेलते हुए तेज़ी से दुआम के पास आता, उसका सर अपनी गोद में रखते हुए इसके गालों को थपथपाने लगा था, जिसका चेहरा खून से भरा हुआ था। बेला ने इसका दुपट्टा उसके माथे पर जख्म की जगह पर रखा था ताकि वो खून को बहने से रोक सके। इसे इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर इसे कुछ हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बाला, तुम समझ रही हो ना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। दुआम, सांस लो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सांस लो दुआम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने कहा सांस लो। ये सांस क्यों नहीं ले रही? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? उसे कुछ कुछ हुआ। उसके हाथों के साथ लहजा भी कांपने लगा था। वो बुरी तरह से कांप रहा था, जैसे उसके हाथ में कोई बेजान वजूद हो जिसे छूने की वो हिम्मत ना कर पा रहा हो। सरदार, से कुछ नहीं होगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, इसे कुछ नहीं होगा। बेला यहाँ है, कबीले में हर चीज़ मौजूद है। मैं इसे मेडिकल रूम में लेकर जा रहा हूँ। मैं इसे मेडिकल रूम में लेकर जा रहा हूँ। तो मो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। सरदार, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तो रो क्यों रहा है? सरदार, कुछ नहीं होगा। तो हमको, मैं वादा कर रहा हूँ तुझसे, कुछ नहीं हुआ इसे। वो सरदार के चेहरे को देखते हुए कहने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जैसे पहली दफ़ा सरदार को रोते हुए देखा था। वो बचपन में बहुत दूर छुप कर रोता था। वो कभी इनके सामने नहीं रोता था कि वो टूट जाएंगे, लेकिन आज वो सरदार को रोते हुए देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बाला ये देख नहीं पा रहा था। सरदार, मैंने कहा ना, इसे कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देख, मैं वादा कर रहा हूँ ना, तो इसे अपने यार पे यकीन है, कुछ नहीं होगा इसे। मुझे अपनी बेला पर यकीन है, मेरी बेला इसको कुछ नहीं होने देगी। चलो बेला, वक्त नहीं है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरे यार की ज़िंदगी है। वैसे उठाते हुए कबीले की तरफ भागने लगा तो बेला भी तेज़ी से उठकर इसके पीछे भागी। बाला ने इस पर यकीन किया था, तो कैसे इसका यकीन टूटने दे सकती थी? इसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो दुआम की ज़िंदगी वापस लाने की कोशिश ज़रूर करेगी। उसने एक नज़र पलट कर सरदार की तरफ देखा था, जो वहीं ज़मीन पर बैठा इस पत्थर को देख रहा था जहाँ दुआम का सर लगा था। इस पत्थर पर भी दुआम का खून बिखरा हुआ था। जब उसे अपने पीछे से रागा डाकू की गहरी होती सांसें महसूस हुई। शहीदा भी दर्द से तड़प रहा था, जबकि थोड़े फासले पर रागा डाकू भी दर्द से तड़प रहा था। उसने एक नज़र पलट कर उसे देखा, जो खून से लथपथ चेहरा लिए उसे देखकर तकलीफ से तड़पते हुए भी लबों पर मुस्कुराहट सजाए हुए था। उसकी सजाइया मुस्कुराहट देखकर सरदार ने अपनी गर्दन जरा सी टेढ़ी करके उसे देखा था। मार गई, जिंदा नहीं बचेगी। वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल होता हुआ कहने लगा। सरदार ने अगली लम्हे तेजी से अपनी जगह से उठते हुए उसके सीने से पर एक हाथ रखते हुए दूसरा उसकी गर्दन पर रखा था। मार डालो तुम मुझे मारते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी तकलीफ़ों की वजह हूँ। मैंने हर चीज़ तबाह कर दी, तुम्हारा घर, तुम्हारा कबीला, तुम्हारे माँ बाप, सबको मार डाला। तो तुम मुझे क्यों नहीं मारते? हर बार क्यों ज़िंदा छोड़ देते हो मुझे? आज मौका है, मार डालो मुझे, जैसे मैंने मार डाला तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारे बाप को। वो इसे देखते हुए जैसे आखिरी सांसें लेते हुए खुद को जिंदा छोड़ने की वजह जानना चाहता था। इतनी आसान मौत रागा डाकू, इतनी आसान मौत? तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसान मौत के काबिल हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ मरने दूंगा? नहीं, तुम इतनी आसान मौत नहीं मरोगे। तुम हिसाब दोगे, मेरे हर अपने की मौत का हिसाब दोगे। मेरी ज़िंदगी में जो भी हो वो तुमने किया है। तुमने मुझसे मेरी हर प्यारी चीज़ छीन ली। मेरी दुआओं को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। तुम्हें लगता है ना तुमने उसे मार डाला? तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुदा नहीं हो, तुम किसी चीज़ पर कादिर नहीं हो। वो पाकज़ात उसे कुछ नहीं होने देगी। और जब तक सरदार दिलदार के सीने में इसका दिल धड़क रहा है, तब तक उसकी सजन साई को कुछ नहीं हो सकता। मेरी मोहब्बत उसे आज से भी वापस ले आएगी, ये मेरा यकीन है। मेरा खुदा मेरे साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। तू जानता है, मैंने सालों से खुदा से दुआएं मांगना छोड़ दी थी, लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में मेरी दुआ आई है, मैंने दुआएं मांगना सीख ली हैं। वो मेरी दुआ को रद्द नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तुझे मौत नहीं आएगी। तू गिड़गिड़ा कर अपने लिए मौत की दुआएं मांगेगा, लेकिन सरदार दिलदार तुझे मरने नहीं देगा। सरदार दिलदार तुझे मौत के बिल्कुल करीब लेकर जाएगा, आखिरी सांस तक लेकर जाएगा। लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले वो तुझे दोबारा से ज़िंदगी देकर तुझे फिर से जीने के काबिल बनाएगा। तुझे फिर मौत के करीब लेकर जाएगा, लेकिन फिर मौत से पहले तुझसे मरने का हक छीन लेगा।
तू तड़प तड़प कर मौत मांगेगा लेकिन तुझे मौत नहीं मिलेगी। तू जानना चाहता है ना कि अब तक तू मेरे हाथों मरा क्यों नहीं? तो इसकी वजह आईजीपी साबिर हुसैन है। वो इसकी आंखों में देखते हुए जख्मी शेर की तरह कराया था, जबकि राघव अपनी मौत के इतने करीब जाकर वापस जिंदगी की तरफ लौटता जैसे उसकी नफरत की इंतहा समझ चुका था। वही झटके से उसे पीछे धकेलते हुए उसे ज़मीन पर उठाता और अगले ही लम्हे तेज़ी से कदम उठाते कबीले की तरफ जाने लगा, जबकि रास्ते में खड़ा जुमरू उसे देख रहा था। अगर उसे मौत आई तो मैं तुझे मार डालूंगा। वह इसके गिरबान को पकड़ता एक झटके में उसे झंझोड़ कर बोला था, जुमरू मर जाएगा सरदार, लेकिन राघव को मरने नहीं देगा। तुम जाओ तो आम के पास, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वह उसके कंधे पे हाथ रखता तेजी से राघव डाकू की तरफ बढ़ा था, फिर उसे गिरबान से पकड़ा अगले ही लम्हे एक झटके से अपने कंधे पर उठाकर उसके पीछे ही कबीले की तरफ भागा था। राघव डाकू उसकी गिरफ्त में झटपटा रहा था, लेकिन जुमरू ने उसे आज़ाद ना होने दिया। माजी, ये बहुत कम पैसे हैं दिलदार, इन पैसों से इलाज मुमकिन नहीं है। सिर्फ 50,000 हैं। 50,000 से कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारी बहन के इलाज के लिए लाखों करोड़ दरकार है। तुम बहुत कम रकम लेकर आए हो। इस रकम से कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ। ये लोग रकम हत्या करते हैं, इससे बच्चों का इलाज होता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर रकम लेते हैं। तुम यहाँ पर एक दरख्वास्त दो, मुझे उम्मीद है जब बच्ची के बारे में वो लोग जानेंगे तो वो दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। डॉक्टर इस सामने बैठा बोल रहा था। वो अंदाज़ा लगा चुका था ये छोटा सा मासूम बच्चा हरगिज़ अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता। न जाने वो 50,000 रुपये कहाँ से लेकर आया था, लेकिन इस के इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार थी और डॉक्टर ने उसकी मदद करने का सोचते हुए उस कुछ लोगों के बारे में बताया था। मैं तुम्हें अस्पताल की जानिब से एक दरख्वास्त लिखकर देता हूँ। तुम इस दरख्वास्त पर कुछ बड़े लोगों के दस्तखत करवा कर लाओगे। सच बताऊँ तो मैं खुद भी इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना पता है कि इनकी तरफ से मदद मिल सकती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग उनको रकम देते हैं ताकि वो ऐसे बच्चों का इलाज कर सकें जो दुनिया में यतीम मस्कीन है। वो इसे देखते हुए बो रहा था, जबकि दिलदार ने अपनी बहन के लिए यतीम मस्कीन जैसा लफ्ज़ सुनकर बुरा महसूस किया था। इन पर इतने बुरे दिन आ चुके थे कि अब इन्हें यतीमों मस्कीनों में शामिल किया जा रहा था। हाँ, उनके सर से बाप का साया उठ चुका था। वो यतीम हो चुके थे, लेकिन मस्कीन यानी वो लोग जो बेआसरा थे, बेसहारा थे, जिनको कुछ नहीं था। वो खामोशी से डॉक्टर को देख रहा था। अपनी बहन के इलाज के लिए उसे रकम दरकार थी। अगर उसे ज़कात और रतिया के पैसों से अपनी बहन का इलाज होता मुमकिन नज़र आ रहा था तो इसे कबूल था। उसे आज अपना बाप शिद्दत से याद आ रहा था, जो उनकी ख्वाहिशात उनके लबों से निकलने से पहले पूरी करता था। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि इस दुनिया में बाप के अलावा और कोई अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। ये लो, ये कुछ लोगों को पता है। तुमने ये दरख्वास्त लेकर वहाँ जाना है। वो लोग साइन करेंगे इन पर और ये दरख्वास्त आगे पहुँचा देंगे। फिर तुम्हें कुछ रकम हासिल हो जाएगी जिससे तुम इलाज करवा सकोगे। वैसे देखते हुए वो हो रहा था, जबकि दिलदार ने सिर्फ खामोशी सर हिलाते हुए इसके हाथ से वो कागज़ ले लिया था। जगह तो यही है दिलदार, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, हम अंदर कैसे जाएंगे? वो कब से एक बड़े से ऑफिस के बाहर खड़ी बातें करने में मसरूफ थे। पिछले 1.5 महीने से इनकी चोरियों डकैतियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। आज चोरी डकैती साथ ही राघव ने कुछ रकम दे देता था। बेशक उसने डाका करोड़ों का डाला, लेकिन उसके हाथ में 1,000 या 2,000 ही आ रहे थे। बाला भी अपने पैसे जमा करके इसी को दे रहा था, क्योंकि उसके लिए भी इस वक्त अशम से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं था। पता नहीं, चल देखते हैं क्या बनता है। वो इसे अपने साथ आने का कहते हुए ऑफिस में दाखिल होने लगा। जाओ इधर से, बच्चों का अंदर आना मना है। गार्ड ने दरवाजे पर ही रोक लिया था। हमने ये दरख्वास्त अंदर देनी है। हमारी बहन को बीमारी है। हमें यहाँ अंदर मौजूद अदनान अहमद के साइन चाहिए ताकि हमारी बहन का इलाज शुरू हो सके। माला उसे देखते हुए बोला था। अरे यहाँ पर फाइलें बड़ी पड़ी हैं, दरख्वास्तों की इतनी जल्दी साइन नहीं होते। तुम किसी और दफ्तर चले जाओ। वो कहते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था, जबकि वो एक दूसरे को देखते हुए दूसरे एड्रेस की तरफ जाने लगे थे। बाला, मुझे लगता है इन साहब के पास काम बहुत ज़्यादा है। हम दूसरे वाले पते पर चलते हैं। हो सकता है इनके पास काम हो, वो जल्दी साइन करके दे दें। डॉक्टर कह रहा था कि इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करवाना है। वो इसे कहते हुए अगले एड्रेस की तरफ जाने लगा था। आज वो दोनों राघव से इजाज़त मांगकर बाहर निकले थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी न थी कि जब वो इसके साथ आते हुए दूसरे एड्रेस की तरफ जाने लगा। दूसरे तीसरे चौथे वो हर जगह गए, लेकिन साइन करना दूर की बात, किसी ने इनसे मुलाकात तक नहीं की। हर कोई इन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा था, यहाँ तक कि गाड़ी के तो पीछे तक वो भागे ताकि वो इंसाफ इनकी बात सुनकर इनके कागज़ पर साइन कर दे, मगर उसने उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। शाम तक वो वापस अस्पताल आए थे। दिलदार बेटा, मैं तुम्हें क्या कहूँ, ये दुनिया ऐसी है, जालिम लोगों की हुकूमत चलती है यहाँ पर।
इन लोगों के हाथ में ताकत है और ताकतवर हमेशा कमज़ोर को दबाता आया है। कहने को ये लोग सरकारी मुलाजिम हैं, इनका कोई अमल दखल नहीं है इन सब चीज़ों में। रकम तो पीछे से आती है, लेकिन ये लोग इस 10 रुपए की देने की बात करते हैं तो हुकूमत को लाखों के हिसाब से गिनवाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ किसी साइन करवाने की, लेकिन मेरी पहचान में भी कोई नहीं है, और अगर साइन मिल भी गए तो रकम कब तक मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो तुम लोगों की मजबूरी को देखते इस तरीके पर आया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। हो सकता है बच्ची का इलाज मुमकिन हो सके। मेरे पास में अगर कुछ होता मैं ज़रूर करता। उन्हें देखते हुए बोर आता जब दिलदार को अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। ये काम इसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल था, डकैती से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल। पिछले 1.5 महीने में चोरी डकैती करते हुए इसके दिल में खौफ पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी बहन के इलाज के लिए वो डरने लगा था। जी हवलदार साहब, बच्ची को बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। वो बच्चा दिन रात ये कर रहा है कि कहीं से उसकी बहन का इलाज हो जाए। वो दोनों बच्चे ही इस बच्ची से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जानता तो नहीं वो बच्चे कहाँ से आते हैं, लेकिन इस बच्चे ने बताया कि इसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं और इस बच्ची के अलावा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। रिजवान आए दिन दिलदार को अस्पताल आते देख रहा था। यही वजह थी कि आज वो डॉक्टर के पास आ पहुंचा था, ताकि जान सके कि वो अस्पताल रोज़ क्यों आता। लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर इसका दिमाग ही घूम गया था। दिलदार इसे बात करना, दूर देखना तक पसंद नहीं करता था। उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेता था, जबकि वो बार बार इसके पीछे आने की कोशिश करता, इसे बात करने की कोशिश करता। लेकिन दिलदार ने तो जैसे नफरत को खुद पर सवार कर लिया था। उसे बस ये पता था इस शख्स की वजह से उसके माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं, और यही वजह थी कि वो इसके अलावा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। रिजवान जान चुका था ये सब कुछ साबिर हुसैन की प्लानिंग थी। सब कुछ इसी ने किया था। वो छोटे झूठे लोगों को वर्दी दिलाकर वहाँ लेकर गया था और वहाँ पर 28 औरतों के साथ रात को ज्यादती की गई थी। इतना ही नहीं, तकरीबन 18 से ज़्यादा औरतों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। कबीले से उस दिन 300 से ज़्यादा लाशें निकली। छोटी मासूम बच्चों के साथ ज्यादती की गई, और ये सारा इल्ज़ाम इसी पर आ चुका था। ये तो अब साबित नहीं हुआ कि रिजवान ने ये सब कराया, लेकिन साबिर हुसैन और कामरान की गवाही की वजह से इसकी वर्दी उतर चुकी थी। उसे 6 महीने का वक्त दिया गया था खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। इस कबीले में गुनहगार वो मर्द लोग थे जिनको गिरफ्तार करना था, ना कि कत्ल। औरतों और बच्चों का कोई कसूर नहीं था, तो इन्हें क्यों मारा गया, इनके साथ ज्यादतियाँ क्यों की गई। कानून ने इस पर कई सवाल उठाए थे। ये तो इसने कबूल ही नहीं किया। कबीले पर हमला इसने करवाया, वरना बात पूरी तरह से इसी पर आ जाती। पहले जो कानून इसे प्रमोशन देने की बात कर रहा था, आज इसी पर हज़ारों सवाल उठाकर घर भेज रहा था। लेकिन फिर रिजवान को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह बेकसूर था। उसने कुछ नहीं किया था और वो दिलदार को देखने को तरस किया था। लेकिन उसने भी सोच लिया था वो कामरान और साबिर के खिलाफ सबूत ढूंढेगा और उन्हें उनकी असल तक पहुँचाएगा। लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। पहले उसे दिलदार को यकीन दिलाना था, और दिलदार उसे देखने को तैयार नहीं था। जबकि अशम की बीमारी का जानकर वो और भी ज़्यादा परेशान होते हुए अस्पताल से निकला था। तीसरी दरख्वास्त उनकी तरफ से रिजेक्ट होकर वापस आ गई थी। गवर्नमेंट की तरफ से अशम के इलाज के लिए पैसा मंजूर नहीं हो रहा था। वो दिन रात डकैतियों और चोरियों पर जा रहा था, लेकिन कल रात होने वाली डकैती में सारे डाकू भाग गए थे, जबकि वो दोनों ही पकड़े गए थे। आज सुबह से ही वो थाने में मार खा रहे हैं। जब शाम के वक्त रागा डाकू का एक आदमी उन्हें छुड़वाने के लिए आ गया था। वो मार खाने के ऐसे आदी हो चुके थे कि पुलिस की मार का ज़्यादा असर इन पर नहीं हुआ था। जबकि आज पकड़े जाने के बाद इन दोनों ने फैसला किया था कि वो घुड़सवारी सीखेंगे। यूसुफ का घोड़ा बादशाह अपने ऊपर किसी की सवारी कबूल नहीं करता था, क्योंकि वो सिर्फ यूसुफ का घोड़ा था। जबकि सरदार का घोड़ा शेरदिल तो दिलदार को कई दफ़ा खुद पर से गिरा चुका था। पिछले महीने तो रागा डाकू उन्होंने बेचने के लिए भी भेजा, लेकिन वहाँ पर भी अपनी सरकशी की वजह से वो बगैर बिके वापस आ गए थे। रागा डाकू इन दोनों घोड़ों को मुसीबत करार देता था, लेकिन आज पकड़े जाने की वजह से दिलदार और बाला दोनों ने ही फैसला कर लिया था कि वो अब इन बेलगाम घोड़ों को खुद लगाम डालेंगे। वो इनके बाप के घोड़े थे और इन पर कोई दूसरा सवारी नहीं कर सकता था, लेकिन वो कर सकते हैं और वो करने वाले थे। अब से उन्होंने पुलिस के हाथ नहीं लगना था, क्योंकि रागा डाकू ने छुड़वाने के लिए जो 2 लाख की रकम दी थी वो अशम के इलाज के पैसों से निकलने वाली थी, और ये चीज़ उन्हें बार बार मंजूर ना थी। हाल बेला अंदर बिल्कुल अकेली थी। इस वक्त उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। वो अकेले ही दुआम का इलाज कर रही थी। जबकि सरदार भाई चरपाई पर बैठा हुआ था। बाला बाहर ही घूम रहा था। उसने अभी दुआम को खून भी दिया था। बेलक की हर आवाज़ पर वो जिन की तरह हाजिर होता, उसे हर कोई चीज़ दे रहा था जिसकी उसे ज़रूरत थी। जबकि बेलक के लिए तो शायद ये इम्तिहान था जिसे वो हर कीमत पर पार करने वाली थी। वो हरगिज़ बाला की उम्मीदों को तोड़ नहीं सकती थी। वो इनके लिए कोई भी जज्बात रखे, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक डॉक्टर थी जिसे अपनी पेशेंट की जान बचानी थी। आज क्या हुआ था वो नहीं जानती थी। वो बाजू कट आदमी इनका ताया था, जिसके साथ यकीनन इनकी कोई दुश्मनी थी। पहले उसने उसे अगवा कर लिया था और अब वो दुआम को जान से मार देना चाह रहा था। पता नहीं वो आदमी भी जिंदा बचा होगा या नहीं। इस वक्त उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, सिवाय इसकी कि दुआम की ज़िंदगी उसके लिए ज़रूरी है। इस वक्त वो और कुछ नहीं सोचना चाहती थी। वो जानती थी वो बाहर चरपाई पर बैठा आदमी जो इस वक्त कुछ भी नहीं बोल रहा, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सिर्फ
दुआम की ज़िंदगी नहीं बचानी थी, बल्कि उसे उस कबीले के सरदार की ज़िंदगी बचानी थी। वो आदमी इस लड़की पर मरता था। अगर इस लड़की को कुछ हो जाता शायद वो भी ख़त्म हो जाता, और अगर विश्वास ख़त्म हो जाता तो बाला उसके आगे वो कुछ सोच नहीं पाई थी। दुआम की सांसें मद्धम होती तो इसकी अपनी सांसें रुकने से लगती, उसे हिम्मत नहीं आनी थी। वो जितना हो सके दुआम को ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। वो दर से कराया था। चटाक जब अगले ही लम्हे कमरे में ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंज लगी थी। वो इसके सर की पट्टी कर रहा था, जबकि साथ ही साथ इस पर थप्पड़ों की बरसात होती जा रही थी। वो जब भी चिल्लाता जुमरू से ज़ोरदार थप्पड़ मारता था, जबकि अब की दफ़ा तो मीरू ने उसकी कमीज़ को फाड़ते हुए इसके मुंह में दे दिया था, ताकि इसके चिल्लाने की आवाज़ इन दोनों तक ना पहुँचे। वो इसका इलाज कर रहे थे। सरदार ने कहा था कि इसका ज़िंदा बचना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि वो बिल्कुल ठीक होता। अभी वो इस पर अपनी डॉक्टरी कर रहे थे। मुझे लगता है इसका दूसरा बाजू भी ज़ाया हो चुका है। देख के ऐसा लगता है हड्डी टूट गई है। वो अचानक इसका बाजू ऊपर करते हुए अचानक छोड़ता, उसे फिर से चीखने पर मजबूर कर गया था। कोई बात नहीं, सरदार का हुक्म है कि ये मरना नहीं चाहिए। हड्डियों पर इसने कोई बात नहीं की, और हड्डियाँ तो इसने खुद तोड़ी हैं इसकी। वो इसकी टांग पर लगने वाली चोट को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टांग भी टूट चुकी है। उसकी टांग उठने के करीब से इस अंदाज में मुड़ी हुई थी कि अगर सीधा करता तो बिल्कुल ही टूट जाती। बहरहाल मीरू को इस बात की परवाह न थी, इसका जिंदा रहना ज़रूरी था। इसलिए उसने अगले ही लम्हे इस झटके से उसकी टांग को उठाया, जिस पर उसने ना रुकने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हुआ। जब अगले ही लम्हे मीरू ने इस कमीज़ का पिछला हिस्सा भी फाड़ कर उसके मुँह में ठोंसा था। आवाज़ नहीं आनी चाहिए तेरी। सरदार बाहर बहुत परेशान बैठा। अगर इसके कान में तेरी आवाज़ गई और इसकी परेशानी बढ़ी तो तुझे चीर कर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा, इस वक्त कबीले की सरदारनी की जान खतरे में है। किसी हरामजादे ने इस पर जानलेवा हमला किया। अगर उसे कुछ हो गया तो ये कबीला तो तबाह हो गई। लेकिन तू जो आवाज़ें निकाल है ना, तेरी ज़बान काट देगा। वो सिर्फ ज़बान ही बची है तेरे पास, रागा डाकू। अगर अपनी ज़बान की सलामती चाहता है तो मुंह बंद रख। जुमरू से चेहरे से दबोचते हुए अगले ही लम्हे उसे बिस्तर पर पटक रहा था, जबकि बालन ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए इन्हें आवाज़ ना करने का हुक्म सुनाया था। पूरा कबीला खामोश था। सिर्फ इस कमरे से आवाज़ें आ रही थी, और ये आवाज़ें सच में इस कबीले खामोशी में शोर बर्पा कर रही थी। और इस वक्त यहाँ सरदार सिर्फ और सिर्फ अपनी दुआम की आवाज़ सुनना चाहता था, और कोई आवाज़ नहीं। बेला इस दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकली थी। उसके चेहरे पर परेशानी के असरात थे। बाला तेज़ी से भागते हुए इसके पास आता, उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था, जबकि वो कदम सरदार की तरफ बढ़ाते हुए इसके सामने आ रुकी। सरदार खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। जब उसने ऐसा से हाँ में सर लाया था, वो अगले ही लम्हे अपनी जगह से उठते हुए इस कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि बाला ने बेला के बेजान होते वजूद को अपने साथ लगाते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया था। वो ठीक है, बहुत बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। बाला बहुत टेंशन हो रही थी। मुझे लगा जैसे वो सांस नहीं ले रही थी, लेकिन मैंने कर लिया बाला। मैं नहीं जानती मैंने कैसे किया, लेकिन मैंने कर लिया। मुझे बस ये पता था कि उसका ज़िंदा बचना बहुत ज़रूरी है। वो गहरे गहरे सांस लेती उसके सीने में अपना चेहरा छुपा रही थी, जबकि बाला से मज़ीद अपने करीब करा। मुझे यकीन था तुम पर बेला, मुझे अपनी बेला पर यकीन था। मैं जानता था मुझे कुछ नहीं होने दोगी। उसका माथा चुमता हुआ उसे मज़ीद अपने करीब करके, जबकि बेला को लग रहा था जैसे आज अपने इम्तिहान में पास हुई। इससे पहले उसने कभी इतनी क्रिटिकल केस को अकेले हैंडल नहीं किया था, लेकिन वो आज कर चुकी थी। वो कमरे के अंदर दाखिल होते हुए इसके बिल्कुल पास आ गया था। उसके सर पर बड़ा सा जख्म था, जिस पर बेला ने पट्टी बांधी थी। उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी, यानी कि अब तक उसकी सांसें नॉर्मल नहीं हुई थी। सरदार उसके पास आता, उसके जख्म पर अपने लब रखता, उसके हाथों और पैरों को देखने लगा था। और कोई जख्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसे हर तरह से टटोल रहा था। कोई ऐसा जख्म जो उसकी नज़रों से ना गुजरा, जो रागा डाकू ने इसे दिया हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उसकी दुआम तकलीफ़ में थी, बहुत तकलीफ़ में थी। सांस मुश्किल से आ रही थी। वो इसके हाथों को थामता, उसकी हथेलियों को चूमने लगा था। इस वक्त उसकी हालत क्या हो रही थी वो खुद भी नहीं जानता था। वो दुआम के पास बैठ गया। सजन साईं, वह इसकी हथेलियों को चूमते हुए बेहद मोहब्बत से उसे पुकारा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो होश आवाज़ से बेगाना थी। जब कमरे में बाला और बेला दाखिल हुए थे, इसे होश आ जाएगा दिलदार भाई, लेकिन वक्त लगेगा। मैंने इसे जो मेडिसिन दी है उसकी वजह से वो बेहोश है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। फ़िक्र ना करें, वो बहुत बेहतर है। मैंने वक्त रहते उसका खून रोक लिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा खून ज़ाया हो गया था। वो तो शुक्र है कि बाला का खून मैच कर गया, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, आप फ़िक्र ना करें।
हो सकता है इसे 3-4 घंटों में होश आ जाए। बेला इसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखते हुए बोली थी, जबकि दुआम के हाथ को अपने लबों से लगाए सरदार ने अपनी सर को साथ नाक के उठाकर इसे देखते हुए सिर्फ हाँ में सर हिलाती अपनी निगाहें वापस फेरते हुए दुआम के चेहरे से टिका दी थी, जैसे इस वक्त वो कुछ देखना ही ना चाहता हो। वो ठीक है, मैंने तो ये कहा था ना, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे बालों से पीछे से गले लगाते हुए बोला तो वो बाला के सीने के साथ टेक लगाकर रो पड़ा था। उसकी आंखों से पानी अब भी बह रहा था, जबकि सुर्ख होती आंखों में अंगारे देख रहे थे। मैंने इसका हक नहीं निभाया बाला, मुझे रागा को मार देना चाहिए था। वो जिंदा क्यों है बाला, वो जिंदा क्यों है, मैंने उसे क्यों नहीं मारा। वो दुआम का हाथ नरमी से बेड पर रखते हुए बाला के गिरबान को पकड़ चुका था, क्योंकि हम नहीं जानते कि साबिर कहाँ है, हम नहीं जानते कि हमारी यशम का कातिल कहाँ है, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते सरदार। और सब कुछ जानने के लिए रागा का ज़िंदा होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सब्र किया सरदार, उसकी जेल जाने के बाद जेल से आज़ाद होने तक हमने बहुत सब्र किया। अब मंजिल हमारे करीब है। वो इसे अपने सीने में भेजते हुए बो रहा था, जबकि यशम के ज़िक्र पर वो बाला को खुद में भेजते हुए जैसे अपनी आँखों का गला घोंट रहा था, जैसे अपनी आँखों से इसको अपने सीने में घोंट रहा था। और बाला से बेहतर उसकी कंडीशन को कोई नहीं समझ सकता था। रात के 11 बज रहे थे जब उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली। अपने आप को अनजान जगह पाकर वो नज़रें घुमाकर दाएं तरफ देखने लगी, जहाँ इसके हाथ पर अपना सर रखे वो शायद सो रहा था। डाकू जी, उसने अपनी ज़बान को बड़ी मुश्किल से कुछ कहने के काबिल बनाया तो वो अगले ही लम्हे उसे देखता उसके पास रुकते हुए उसके करीब हुआ था। सज्जन साईं, मेरी जान साईं, मेरी धड़कन, मेरी ज़िंदगी, मेरा बोला साईं। वो इसे होश में आते देख दीवाना सा होता, उसके गालों पर बारी बारी अपने लब रखता, उसकी आंखों को चूमते हुए उसकी ठोड़ी चूम गया था। तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, दर्द हो रहा है? वो इसके हाथ को चूमते हुए अपने लबों से लगाते प्यार से पूछ रहा था। बहुत दर्द हो रहा है, उसने फिर से पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। तो वो खुद ही अंदाज़ा लगाता उसकी सर पर बंदी पट्टी को देखने लगा। फिक्र मत करो, तुम्हारे खून के हर कतरे का इंतकाम लूँगा। वो आदमी अपनी मौत को तरसेगा, उसने मेरी सज्जन साईं को तकलीफ़ मचाई है, मैं उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। वो उसके गालों पर अपने लब रखते उसके हाथों को मुसलसल चूम रहा था, जबकि अपने सर में दर्द की टीसें उठती महसूस करती। दुआम ने ज़रा सा उठने की कोशिश की थी, जब सरदार ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। रूम में चलें? वो इसके हाथ को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली थी। नहीं, रूम में नहीं जा सकते, यहीं पर रुकना होगा। वो इसके दूसरे हाथ पर लगी ड्रिप को देखते हुए बोला था, जबकि ऑक्सीजन मास्क लगाने की नौबत कभी भी आ सकती थी, क्योंकि इसकी सांस अब रवानी से चल रही थी, लेकिन ख़तरा अब भी था। ये उतारें? वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, जबकि खुद पर लगी ड्रिप भी उतारने की बात कर रही थी। जब सरदार ने नरमी से नफ़ी में सर हिलाते हुए एक दफ़ा फिर से उसकी आंखों के गोशों को साफ़ किया था, शायद तकलीफ़ की वजह से उसकी आंखें नम हो रही थी। समझने की कोशिश करो सज्जन साईं, ये ज़रूरी है, बस थोड़ी देर और ये उतर जाएगी, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं तुम्हें सुबह ऊपर ले जाऊंगा। बस ये थोड़ा वक्त यहाँ पर गुजार लो। वो बेहद प्यार से उसे समझा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत को छूकर वापस आ गया, उसे अपने सामने आंखें खोले बातें करते देख, जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा था सिर्फ वही जानता था। ना ना नहीं, चलिए यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो इसे देखते हुए बोली तो सरदार ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा था, फिर जैसे मजबूर सा होते हुए इसकी जेब को एहतियात से ऊपर लगे स्टैंड से उतार कर अपने बाजू पर लपेटा था, और फिर नरमी से उसके नाजुक से वजूद को उठाकर अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर को एहतियात से अपने सीने से लगाया था, ताकि उसे तकलीफ ना हो। जबकि इसके सीने पर सर रखते ही वो आंखें बंद कर गई थी। तुम बहुत ज़िद्दी हो सज्जन साईं, इस वक्त तुम्हें यहीं रहना चाहिए था। उसकी जिद के सामने हाथे हुए वो इसे लिए कमरे से बाहर निकला, जबकि बेला जो इधर ही आ रही थी उसे देख कर रुक गई थी। ये बहुत ज़िद कर रही है कि इसे कमरे में जाना है। इस कमरे से अजीब सी मेडिसिन की स्मेल आती है, शायद इस वजह से, और यहाँ अच्छा महसूस नहीं कर रही। मैं इसे ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तुम वहीं
आकर इसे चेक कर लो। वो इसे देखते हुए बोला तो बेला ने सिर्फ हाँ में सर लाया था। लाइन ट्रिप मैं पकड़ लेती हूँ। वो इसे देखते हुए बोली सरदार नफ़ी में सर लाया था। ये उसके लिए मुश्किल ना था, वो इसे कहीं भी लेकर जा सकता था, वो भी बिना उसे ज़रा सी तकलीफ़ दिए। नहीं मैं ले जाऊँगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। वो इसे देखते हुए कहता ऊपर की तरफ बढ़ रहा था जब बाला भी तेज़ी से उसके पीछे आया। सरदार खाना तो खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो इसे देखते हुए कहने लगा था नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, तू ऐसा कर दूध के साथ बिस्किट ले आ मेरी सर्जन साईं के लिए। वैसे हुक्म देता आगे बढ़ चुका था जबकि बाला सिर्फ हाँ में सर लेता उसके हुक्म की तामील करने चला गया था। माजी वो दोनों घुड़सवारी सीख रहे थे। दोनों के घोड़े बेलगाम और बेपरे हुए थे, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर इनका बाप इन घोड़ों को कंट्रोल कर सकता था तो वो क्यों नहीं। इसी जज्बे के साथ इन दोनों ने बगैर किसी की मदद लिए घुड़सवारी सीखना शुरू कर दी थी। लेकिन ये दोनों घोड़े भी इनके लिए जानी दुश्मनी साबित हुए थे। वो बच्चे थे, उन्हें कंट्रोल करना उनके बस में न था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारने को तैयार न थे, क्योंकि वो दोबारा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आना चाहते थे। एक दफ़ा भी इनके 2 लाख रुपए हाथ से निकल चुके थे। अशम के इलाज के लिए पाई की ज़रूरत थी। वो अपना पैसा इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। जबकि इनके जोश और जज्बे को देखते हुए राघव डाकू जैसे अपने आने वाले कल के लिए बहुत सारे ख्वाब सजाने लगा था। उन्हें मारते पीटते जैसे अब राघव थक चुका था, अब इसका इरादा नहीं कुछ और बनाने का था। वो खुद ही उन्हें चोरी डकैती पर लगाकर खुश था, क्योंकि यही काम इन लोगों ने करना था। बालक को हर वक्त साथ दिए देकर उसका सीना जलने लगा था। इस वक्त से इस कबीले से निकलकर वो किसी को भी अपनी बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठे देख सकता था। ये इसका फैसला था, चाहे कुछ भी हो जाए वो बाला कुछ नहीं बनने देगा। बाला सिर्फ और सिर्फ एक डकैत बनेगा, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। और इसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। जो इसने सोचा था वही होना था। इन लोगों ने डकैत ही बनना था और वो अपने डकैत बनने की दूसरी सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। अब राघव डाकू ने राधा ने कत्ल करना सिखाने का था। इंस्पेक्टर साबर, आपने पिछले 6 महीनों में कितने ही केसेस सॉल्व किए हैं। आप एक बहुत ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर हैं। ये केसेस जो सालों से पेंडिंग पड़े थे आपकी वजह से आज अपने सर लग चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा, आपने पिछले 6 महीनों में 200 से ज़्यादा केसेस हल किए, लेकिन अब आप बिल्कुल खामोश क्यों हो गए हैं। कोई केस आप हल ही नहीं कर रहे, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ। यहाँ आपके प्रमोशन का जिक्र चल रहा है और आप खामोश होकर बैठ गए हैं, क्या इसकी कोई बड़ी वजह है या आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसके सामने बैठा आईजी उससे सवाल कर रहा था। पिछले 6 महीनों में बहुत सारे पेंडिंग केस हल हुए थे, जिसकी पीछे की वजह रिजवान था। उसने बहुत सारी फाइल चुरा कर डाकुओं के हवाले की और डाकुओं ने इनका सफाया कर दिया। सारे केसेस खुद ब खुद हल हो गए थे। रिजवान ने बहुत सारी फाइल गायब की, लेकिन रिजवान की यूनिफॉर्म उतरवाकर वो हर चीज़ को अपने सर ले चुका था। डकैत कबीले पर होने वाले हमले का इल्ज़ाम रिजवान को देकर वो इसकी यूनिफॉर्म उतारने में कामयाब हो गया था, जबकि खुद वो इसके और सरदार दिलावर के सारे काम को अपने सर ले चुका था। हर जगह इसकी वाह हो रही थी, अखबारों में इसका नाम गूंज रहा था। जल्दी उसे पुलिस का बड़ा ओहदा दिया जाने वाला था। उसे सरकार की तरफ से 2 मेडल से नवाजा गया था, जबकि रिजवान बिल्कुल खामोश सिर्फ आए दिन आने वाले अखबार को पढ़ा था। वो बेबसी की इंतहा का वक्त था। इसका भांजा पहले चोर बना, फिर डकैत, और शायद अब जल्दी वो कातिल बनने वाला था, और वो कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और वो बेबस था। रिजवान का डर सच साबित हुआ था। आज पूरे 2 महीने बाद वो कातिल बन चुका था। वो नहीं जानता था उसके हाथों कत्ल कैसे हुआ। पिछले दिन राघव ने बंदूक चलाना सिखा रहा था और आज डकैती के दौरान इसके हाथों एक घर का मालिक मारा गया। जब वो डकैती के लिए घर के अंदर दाखिल हुए तब वो आदमी बुरी तरह से एक औरत को बिस्तर पर डाले उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। राघव डाकू ने कहा था ने इनका काम करने दो, वो घर की मुलाजमत थी जिसके साथ वो ज्यादती कर रहा था। राघव डाकू कहना था वो जो करता है उसे करने दो, हमारा इसे कोई तलक नहीं, यहाँ से माल निकालो और चलते बनो। वो जल्दी जल्दी सारा माल निकाल कर वहाँ से निकलने लगी थी, लेकिन इस औरत की चीखों पुकारने उसके कदम जकड़ लिए थे। दिलदार से यह सब कुछ बर्दाश्त न हुआ था। वो एक झटके से इस आदमी की को इस औरत के ऊपर से धक्का मारकर पीछे गिरा था। अगले लम्हे अपनी बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में चला गया था। ये कैसे हुआ था वो खुद भी नहीं जानता था। वो गुस्से से जैसे पागल हो रहा था। वो ऐसा कुछ करेगा वो जानता नहीं था, लेकिन वो औरत अगले लम्हे बिस्तर से अपना दुपट्टा उठाती उसके पैरों में गिर गई थी। वो कुछ सोचने समझने की कंडीशन में ही नहीं था जब राघव ने गुस्से से उसे बालों से दबोचते हुए अपने साथ घसीटा था और फिर इसे लाकर यहाँ कबीले में पटक दिया था। एक कत्ल उसके लिए बड़ा मसला बना सकता था, वो फंस सकते थे। राघव ने कहने को वहाँ पर सबूत नहीं छोड़ा था, क्योंकि दिलदार जब से उसके साथ लगा था उसे बहुत फ़ायदा हो रहा था। बड़े बड़े डकैत उसके आगे झुकने लगे थे, क्योंकि वो आम डाकू नहीं बल्कि डाकू दिलावर का बेटा था। उसकी नस्ल भी इसी काम पर लग चुकी थी। ये सोचकर बड़े से बड़ा कबीला उसके आगे झुकने लगा था और ऐसे में वो दिलदार को कहीं भी फंसने नहीं देना चाहता था। आगे पीछे के जितने भी इलाके थे इन सबको दिलदार के साथ अजीब सी अनसियत थी, शायद दिलावर की वजह से। लेकिन जब से वो डकैती पर लगा था आगे पीछे से हर कोई राघव डाकू के आगे झुकने लगा था और वो ये रोक दबदबा छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसे दिलदार पर हर कीमत पर सही सलामत चाहिए था। इसे कबीले में पटाकर वो इसे भूल चुका था। जब वो नदी पर बैठा अब तक लाश जाते उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके हाथों कत्ल हो चुका। बाला ने उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया था। मैं कातिल बन गया बाला, वो इसे देखते ही बरायु आवाज़ में बोला तो बाला ने अगली लम्हे से थाम कर अपने सीने से लगा लिया था। वो इसके इस दुख को कम नहीं कर सकता था। जिस राह पर वो कभी जाना ही नहीं चाहते थे, जिस राह पर इसका बाप इसे कभी भेजना नहीं चाहता था, वो इसी दलदल में धंस चुका था। यहाँ से अब निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की दिलदार, लेकिन अशम के इलाज के लिए पैसे कहीं से इकट्ठे नहीं हो रहे।
मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने एशम के लिए दरख्वास्त ना भेजी हो, लेकिन कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं हुई। ये लोग ऐसे ही हैं, गरीबों मस्किनों को बर्बाद करने वाले, लूटने वाले। जो रकम लोग ज़कात तक सदक़े के तौर पर आगे भेजते हैं, वो भी इन लोगों तक पहुँचती ही नहीं जो इसके मुस्तहिक हैं। कहने को करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन इलाज बहुत कम लोगों के होते हैं। ये लोग इन बच्चों का हक लूटते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको रकम मिल जाती है, वो भी 2-3 साल का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद। कभी एक के साइन, कभी दूसरे के साइन, या हकदार को ये साबित करते हुए सालों लग जाते हैं कि वो इस रकम का हकदार है। कितने लोग इलाज के इंतजार में मारे जाते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। सब साल नौकरी करते, मुझे 28 साल हो गए हैं, और इस तरह का इलाज सिर्फ चंद एक लोगों का ही हुआ है, वो भी सालों इंतजार करने के बाद। डॉक्टर इसके सामने बैठा बोल रहा था, जबकि वो खामोशी से सुनता और फिर बाहर निकल गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे हज़ारों लोग मुस्तहिक थे जो इलाज के मुंतज़िर थे, जो मुस्तहिक होने के बावजूद भी खामोश बैठे थे, और ये लोग इन्हें लूट रहे थे, इन्हें बर्बाद कर रहे थे। एक अशम ही नहीं, जाने कितनी अशम होंगी जो इस वक्त इलाज के लिए मुंतज़िर होंगी। न जाने कितने लोग होंगे जो इस तरह बेइलाज मौत मरते होंगे। वो अपनी सोचों में समेत उठकर बाहर निकल आया था। अशम की तबीयत पिछले दिनों बहुत ख़राब हो रही थी। पहले से वज़न गिरा था, लेकिन अब उसे खून की उल्टी आना शुरू हो चुकी थी, जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। वो बहुत बीमार होती जा रही थी, और दिलदार कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं। 4 महीने गुजर चुके थे। रिजवान हर तरफ अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढ रहा था। अपनी बेगुनाही के तो नहीं, हाँ, लेकिन उसे साबिर हुसैन के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो चुके थे। उसने एक बहुत पुराने गुंडे के बारे में पता करवाया था। उसे पता चला था कि इस रात जब कबीले पर हमला हुआ, तब ये आदमी भी इन लोगों में शामिल था। उसकी सारी तफसीलात निकालते हुए जब रिजवान इस तक पहुंचा, तो उसने उसे बताया कि साबिर हुसैन ने इस पर लगे 3 रेप केसेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था, कि कोई इसके खिलाफ सबूत ना दे सके, और अब वो एक आज़ाद ज़िंदगी जी रहा है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि इस रात कबीले पर हमला करने वाले 80 से ज़ायद कैदियों को छोड़ दिया गया था। वो जानता था कि यह आदमी दोबारा उसके हाथ नहीं आएगा, इसलिए उसने होशियारी से इस आदमी की वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें उसने इस आदमी का बयान रिकॉर्ड करवा लिया था, और अब वो ये सबूत लेकर आगे आईजी के पास जाना चाहता था। कल ही शहर जाने का इरादा रखता था, बस बहुत हो चुका था। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो ये इल्ज़ाम खुद पर लिए बहुत मुश्किल से जी रहा था। कल इसका इरादा अपनी बीवी को भी अपने साथ ही शहर लेकर जाने का था, क्योंकि वो बीमार थी, और वो चाहता था कि वो एक दफ़ा इसका शहर से चेकअप करवा ले। इसका तो आए दिन आना जाना था, लेकिन जब से वो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, उसकी बीवी बिल्कुल शहर की तरफ गई ही नहीं थी। दुआम को भी उसने यहीं पर स्कूल में दाखिल करवा दिया था। बजाय तो इसके भाई इसके साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके अंदर की नीयतों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। कहने को तो इसके भाई ने इससे माफ़ी मांग कर ये भी कह दिया था कि वो ज़ायरा के बारे में किसी को कुछ ना बताया कि उसने ज़ायरा को एक डकैत के हाथों भेज दिया। इसका दिल तो ना चाहे, तो वो अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो 3 बेटियों का बाप था। उसने एक बेटी पर जुल्म किया था, अल्लाह ने उसे 3 बेटियां दी थी। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला था। उसने अपनी बहन का मामला खुदा पर छोड़ दिया था, जबकि आजकल वो अपने मसलों में बुरी तरह से उलझा हुआ था। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये रिजवान के पास सबूत कहाँ से आया? वो आदमी इसके हाथ कैसे लग गया? मैं बहुत बुरे तरीके से फंस जाऊँगा। मैं किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकता। अगर रिजवान ने वो सारे सबूत आईजी के पास पहुँचा दिए, तो मेरा सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। कमरान अंदर दाखिल होते हुए उसे बताने लगा था कि इसका वो आदमी जिसे लेकर वो कबीले में गए थे, वो पकड़ा जा चुका है, और रिजवान के हाथ रखते हुए उसने उसके खिलाफ सबूत भी रिजवान के हवाले कर दिए। ये बातें सुनकर साबिर हुसैन की हालत ख़राब होने लगी थी। उसका प्रमोशन हो रहा था, उसे इतना पैसा मिल चुका था, हर चीज़ तबाह हो सकती थी, इस पर बहुत बड़ा केस बन सकता था। कहाँ है इस वक्त वो कमरान? मुझे बताओ। हमेशा हमें अपने उसे शहर जाने से रोकना होगा, हमें नहीं, आपको। मेरा आपसे कोई तलक नहीं है। कितने मतलबी निकले आप। हर काम में ने और आपने दोनों ने मिल कर किए, लेकिन प्रमोशन और पैसा सिर्फ आपको मिल रहा है, और अब भी आपको मेरी मदद चाहिए। उस आदमी सबूत सिर्फ आपके खिलाफ दिए, मेरे खिलाफ नहीं। मैं तो आज़ाद बच जाऊँगा, ऊपर सुकून अंदाज में बोला कमरा। मैंने कहा था ना तुम्हें फ़ायदा होगा। एक दफ़ा मैं आईजी लग गया तो हर चीज़ मेरे हाथ में आ जाएगी। तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हें मैं डीएसपी बना दूंगा। वो इसे देखते लालच देने लगा, जबकि कमरान अब इसके लालच में आने को तैयार ही नहीं था। जबकि इसकी मिन्नतें तरले करने के बाद जब वो ना माना, साबिर से खुद ही उठकर बाहर निकल गया था। उसे किसी भी हालत में रिजवान को रोकना था। कमरान ना सही, लेकिन उसके बहुत सारे गुंडे आज भी उसके एक इशारे के मुंतज़िर थे। चलो निकलो डकैती पर दिलदार, जल्दी आओ, वक्त नहीं है हमारे पास। आज हमने जहाँ डकैती करने जाना है बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत पैसा आता है। वो रोज़ दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक देते दिलदार को बुला रहा था। अशम की चारपाई के पास बैठा हुआ इसका सर दबा रहा था, क्योंकि इसके सर में शदीद किस्म की तकलीफ़ उठ रही थी। अशम की तबीयत ठीक नहीं है सरदार, मैं नहीं आ रहा आज। वो बाहर निकले बगैर बोला तो अगले ही लम्हे रागा अंदर दाखिल हो गया था। अरे अरे मेरे बच्चे, क्या हो गया? अशम को ठीक हो जाएगी, मैं किसी को छोड़ देता हूँ इसके साथ, तुम चलो, आज बहुत बड़ा हाथ मारेंगे। वो बड़े प्यार से उससे बोला था। जब से दिलदार की हाथ में बंदूक आई थी, वो किसी का लिहाज नहीं रखता था, और फिर रागा डाकू को दिलदार का ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने काम में चाहिए था। इसलिए आजकल उसका लहजा उसे लेकर बहुत नरम होता जा रहा था।
तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, बाला को ले जाओ। वो कहते हुए दोबारा से आसिम की तरफ मुतवज्जो हुआ था। अरे अरे, इसकी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब लगी है, मेरे ख्याल में इसे अस्पताल ले चलना चाहिए, इस तरह तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगी। वो हमदर्दी जताने लगा, जबकि इसकी दिखावे की हमदर्दी कम से कम दिलदार को नहीं चाहिए थी। अस्पताल बहुत दूर है, इतनी रात को ले जाऊँगा कैसे इसे? और फिर डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज तब तक मुमकिन नहीं जब तक रकम जमा नहीं हो जाए। इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता। वो थक हार कर अपनी बेबसी बयान करने लगा। अपनी बहन की गिरती हालत उसके सामने थी और वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। अरे मेरे बच्चे, तू परेशान मत हो, चल इसे साथ लेकर चलते हैं। आज डकैती पर जाना बहुत ज़रूरी है, आज नागा नहीं कर सकते, इसको गाड़ी में छुपा देंगे। वापसी पर तू इसे लेकर शहर के लिए निकल जाना और हम लोग कबीले में वापस आ जाएंगे। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। चल चल, टाइम नहीं है, मैंने भी कुछ पैसे जमा करवा रखे हैं शम के लिए। मैं सोच रहा था कि तुम वो पैसे इसके इलाज के लिए इस्तेमाल कर लेना। तकरीबन 2220 लाख होगा मेरे पास। खैर टाइम नहीं है, फिलहाल हम चलते हैं, जल्दी आ जाओ, उसे कहते हुए बाहर निकला था। जबकि दिलदार ने एक नज़र शम को देखा, तेज़ी से उठते हुए से भी उठाने लगा। ज़्यादा कुछ न सही, लेकिन उसकी ईरान का इलाज शुरू हो चुका था। आगा इतना छत नहीं था, वो इस पर एतबार का था, लेकिन इस वक्त किसी पर भी एतबार कर सकता था। वो जितनी ज़्यादा बीमार हो रही, दिलदार इतना परेशान होने लगा। अपने माँ बाप के जाने के बाद अब वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहता, लेकिन अब तो उसकी बहन से बातें करना भी छोड़ दी थी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन बहुत खामोश में आती थी। डॉक्टर ने जो दवाई इस्तेमाल करने के लिए दी थी, उसकी वजह से वो ज़्यादातर बेहोश ही रहती थी। वो इसे आस्ते से उठाकर अपने कंधे पर लेता गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। वो दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। एक तो सायरा की तबीयत ठीक नहीं, पहले ही ठीक नहीं थी, ऊपर से मोटरसाइकिल का सफ़र उसके लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए काफ़ी ख़तरनाक था। ये उसकी 6 माह प्रेगनेंसी थी, जिसमें डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा एहतियात बताई थी। लेकिन मसला ये था कि इसके अलावा रिजवान के पास और कोई सवारी नहीं थी और इसे सायरा को अस्पताल छोड़कर खुद IG के पास ऑफिस आना था, जहाँ उसे अपनी बेगुनाही के सबूत देने थे। वे सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे जब अचानक इनके सामने से बड़ा सा एक ट्रक आया, जो तेज़ी से इनके करीब से गुजरा। सायरा तो बुखला कर रह गई थी। रिजवान, लगता है ये आदमी नशे में कैसे ट्रक चला रहा है, अभी एक्सीडेंट हो जाता। सायरा घबरा कर बोली, जबकि उसे हौसला देता मोटरसाइकिल मजीद आगे बढ़ा रहा था। जब आगे से एक साथ 2 ट्रक आने लगे, वो इन दोनों से बचते हुए आगे निकलना चाहता था, जब इसने आगे से आती पुलिस की गाड़ी देखी नहीं थी, लेकिन खुद को बचाने की कोशिश में साबिर को देखा था, जो फुल स्पीड में इसकी मोटरसाइकिल को ठोकर मारता हुआ निकला था। और मोटरसाइकिल संभालने की कोशिश में नाकाम होता पीछे की तरफ गिरती सायरा को सहारा देने लगा था, जब अचानक एक ट्रक जोरदार तरीके से इनसे टकराया था। रिजवान दूर जाकर गिरा था, जबकि सायरा पीछे की तरफ से आते तेज ट्रक के नीचे आई थी। उसकी चीखें बुलंद हुई जब रिजवान, जो उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, साबुर हुसैन की गाड़ियों से अपने टायर के नीचे खुला था। तेजी से निकलते हुए उसके पास आता, उसके करीब से सारी फाइल्स और वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उठाने लगा। रिजवान जख्मों से चूर सड़क के दूसरी तरफ पड़ा था, जबकि साबर ने एक नज़र सामने से आते ट्रक को देखा और फिर इसके ड्राइवर को इशारा करते हुए खुद अपनी पुलिस की जीप में सवार होता वहाँ से निकलता चला गया। और रिजवान की मौत के साथ ही उसने अपने खिलाफ मौजूद सारे सबूत भी मिटा दिए थे। सागर, बहुत बड़ी डकैती हो रही है गांव में। डकैत कबीले के तकरीबन सारे ही डाकू इस वक्त इस अड्डे पर मौजूद हैं। आप जल्दी से यहाँ पहुँचे, मैं बाहर हूँ, जबकि ये लोग अंदर बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं। और रिजवान का काम तमाम करते हुए अपने खिलाफ सारे सबूतों को जड़ से मिटा रहा था, जब इसके मोबाइल पर कॉल आई। मैंने तुम्हें क्या कहा था, इन डाकुओं को अपना काम करने दो, जब बाद में केस बनेगा तब देखा जाएगा। क्यों बेकार में अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? वो शराब की बोतल को अपने लबों से लगाते हुए सामने मौजूद आग की तरफ देख रहा था, जिसमें उसके खिलाफ सारे सबूत जल रहे थे। थोड़ी देर पहले उसे एक और कॉल भी आई थी, जिसमें पता चला था कि शहर जाती सड़क के बीचों बीच कांस्टेबल रिजवान और उसकी बीवी की लाश मिली है। अभी तो उसने ठीक से जश्न भी नहीं मनाया था कि बीच में से एक और कॉल आ गई थी। इस वक्त इस कारगिज को इरादा नहीं था कोई भी काम करने का। सर, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त यहाँ सारे डकैत मौजूद हैं, आप इन्हें आकर गिरफ्तार कर लीजिए। ये वैसे भी आपकी प्रमोशन की बात चल रही है और इतने दिनों से आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से साबित हो सके कि आप कुछ कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों में जो केसेस चालू हुए हैं, वो सारे कांस्टेबल रिजवान की वजह से हुए थे, ऐसा सुनने में आया। बेहतर है यहाँ आकर आप डकैत कबीले वालों को गिरफ्तार कर लीजिए, तभी आपका नाम कहीं पर बोलेगा। ये गिरोह एक बार फिर से सर उठाने लगा और ये इलाका आपका है, भूले मत। आप अपनी प्रमोशन खुद पर ही ठप्पा लगा रहे हैं। आप दूसरी तरफ से मौजूद कामरान ने समझाते हुए बोला, जबकि आपकी दफ़ा कामरान की बात ठीक लगी थी। कामरान ने उसका साथ देने से बेशक इनकार कर दिया, लेकिन वो इसकी गोल्ड लिस्ट से हटना भी नहीं चाहता था। आखिर इंस्पेक्टर साबिर इसके काम आने वाला था। हर चीज़ उसके अंडर होने की वजह से वो हर चीज़ को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास सबूत नहीं था कि पिछले 4 महीनों में वो सारे केसेस इसी ने हल किए हैं। इसलिए उसने डकैत कबीले के डाकुओं को गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया। वैसे भी वो नहीं चाहता था कि रिजवान के केस में कहीं पर भी इसका नाम आए। भाई, मुझे कौन सी बीमारी है, क्या मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी? उसके सीने पर सारा खिल से पूछ रही थी, जबकि गाड़ी पूरी स्पीड में आगे जा रही थी। गाड़ी में बाला, दिलदार के अलावा रागा डाकू का एक ड्राइवर आदमी भी था, जबकि रागा डाकू अगली सीट पर बैठा हुआ था। कुछ नहीं होगा शाम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखना, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। वो नरमी से इसका माथा चूमते हुए बोला, नहीं, मुझे पता है मैं नहीं बचूंगी, मैं मार जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हें पैसे जमा करने में बहुत वक्त लगेगा, तब तक मैं मार जाऊंगी, लेकिन किसी और को मत मरने देना।
तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास बाबा की तरह बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। जितने भी लोग इस बीमारी से मरते हैं ना, तुम इन्हें मत मरने देना, तुम सबकी जान बचाना। तुम्हें मेरी कसम है भाई, मेरे अलावा और कोई नहीं मरना चाहिए इस बीमारी से। वो इसके सीने पर सर रखे हुए बोल रही थी, जबकि इतनी सी उम्र में उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर दिलदार और बाला दोनों घबरा गए थे। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। और प्यार से इसका माथा चूमते हुए बोल रहा था, जब इसके सीने से लगी वो ऐसा आहिस्ता नींद में जा रही थी। अशम यहाँ अकेली कैसे बैठेगी? सरदार उसे अंदर लेकर जाएंगे क्या? वो अड्डे के बाहर गाड़ियाँ रुकते देखकर उससे पूछने लगा था, अरे पागल है क्या, वो तो सो रही है, इसे यहीं गाड़ी में लेटा दी। दवाइयों की वजह से उसे होश आता कहाँ है? वापसी पर तो इसे लेकर शहर की तरफ निकल जाना और हम लोग कबीले में वापस आ जाएंगे। परेशान मत हो, सब ठीक होगा, चल चल टाइम नहीं है। वो कहते हुए तेज़ी से गाड़ी से निकला था, जबकि वो इसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाते हुए इस पर अपनी गर्म चादर बिछाकर निकल गया था। लेकिन अंदर एक खौफ सा था, ऐसा खौफ जिसे झंझोड़ रहा था। आ जा मेरे बच्चे, वक्त नहीं है, जल्दी काम करना है, अड्डे पर बहुत माल है और ये सारा माल तेरी बहन के इलाज के लिए खर्च होगा। आ जा, वो दिलदार को देखते हुए बोला था, जबकि इस बात पर वो जैसे यकीन नहीं कर पाया था। राघव अपनी डकैती के पैसे इसकी बहन के इलाज के लिए दे रहा था। ये कोई छोटी सी बात तो ना थी। वो तेज़ी से उसके पीछे आया था। सावन नशे में दूत अड्डे के बाहर पहुंचा था, जहाँ पर डकैत कबीले के सारे ही डाकू अपनी डकैती में मसरूफ थे। आप नशे में, आपने शराब पी रखी है, कामरान उसे देखते हुए बोला था। सवाल करने का हक मैं रखता हूँ कामरान, तुम अपना काम करो, तुम लोग अड्डे के पीछे की तरफ से जाओ, मैं यहाँ पर नज़र रखता हूँ कि कौन कौन बाहर निकलता है। उसने वहाँ मौजूद 8 से 9 पुलिस वालों की तादाद गिनते हुए इसे कहा था, जबकि उसके हुक्म पर कामरान ने फ़ौरन ही अपने साथ आए सिपाहियों को अड्डे के पीछे की तरफ चलने का हुक्म दिया था, जबकि वो खुद वहीं गाड़ी के साइड पे टेक लगाते हुए आराम से बैठ गया था। उसे बस यही साबित करना था कि जब रिजवान का कत्ल हुआ था वो अपनी ड्यूटी पर था, वरना उसे यहाँ आने का कोई इरादा ना था। बल्कि यह काम ख़त्म करने के बाद उसका इरादा किसी रंगीन एरिया में जाने का था, ताकि अपनी रात को रंगीन कर सके, वरना उसकी बीवी जो 3 महीने से रूठ कर मैके बैठी हुई थी, उसकी रंगीन तबीयत की वजह से इस वक्त उसे एक औरत की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी, जो वो यहाँ से जाते हुए पूरी करने वाला था। वो नशे में धुत गाड़ी के साथ आकर बैठा, जब उस अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने हैरत से उठकर गाड़ी के अंदर मौजूद इस छोटी सी बच्ची को देखा था, जो काफ़ी लागर और बीमार सी लग रही थी। ये बच्ची कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी, वो हरगिज़ नहीं जानता था, लेकिन हाँ, उसके अंदर का दरिंदा सर उठाते हुए उसे एक औरत और एक बच्ची का फ़र्क बुलाने पर मजबूर ज़रूर कर रहा था। वो नशे में धुत गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए शम के नज़दीक आकर बैठ गया था। भाई दर्द है। वो अंधेरे में इसके इतने करीब आकर बैठा तो शम को यही लगा कि शायद उसका भाई वापस आ गया। इस वक्त वो तकलीफ़ से बुरी हालत में थी, जबकि वो एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करता अपनी हैवानियत की तहरीर लिखता चला गया। अरे कितना ज़ालिम है। एक मासूम से फूल को रौंद कर भी इसकी हैवानियत को सुकून न मिला था, लेकिन वो इसके बेजान होते वजूद को महसूस करके तेज़ी से गाड़ी से निकल रहा था, जब उसे सामने अड्डे से निकलते महसूस हुए। उसके हाथों में टॉर्च थी। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे, जब सागर अगले ही लम्हे गाड़ी से निकलता बाहर की तरफ भागा था। अगर वो यहाँ पकड़ा जाता तो इसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता था। वो एक 6 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती कर चुका था और वो बच्ची मर भी चुकी थी। उसे इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं था। 13-14 साल का लड़का जो उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, यकीनन दिलदार ही था, यानी कि दिलावर का बेटा। वो इसे देखते ही आगे तरफ भागने लगा था। जब दिलदार गाड़ी के पास आता एक नज़र उसे भागते हुए देखकर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था, लेकिन सामने के मंजर ने जैसे उसकी रूह जिस्म से खींच डाली थी। उसके पीछे आते बाला को तो लगा था जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देख रहा था। दिलदार के कंधे पर हाथ रखना चाहता जब वो नफ़ी मिसाइल लाता अगले लम्हे जंगल की तरफ भागा था, जहाँ से साबिर भागते हुए वहाँ से निकला था। दिलदार ने अपनी लोडेड बंदूक में मौजूद सारी गोलियाँ जंगल की तरफ चलाई। एक गोली उसके पैर पर लगी थी। वो अगले ही लम्हे चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिरा था। जब दिलदार इसके पास आता अपनी खाली बंदूक से मजीद को गोली चलाने की कोशिश में नाकाम होता, अब अपने मोजे से चाकू निकालते हुए इसके सीने में घोंटता चला गया था। वो छोटा बच्चा ज़रूर था, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में कबीले में होने वाली हर हरकत को देख रहा था, नोट कर रहा था। वो हर चीज़ को समझ चुका था। छोटी सी उम्र में वो बहुत बड़ा हो चुका था। वो हवस दरिंदगी हर चीज़ से वाकिफ़ हो चुका था। यही वजह थी कि अपनी बहन की हालत देखते ही वो समझ चुका था कि इसके साथ क्या हुआ है। जंगल में सिर्फ और सिर्फ साबिर की चीखें गूंज रही थी, जबकि राघव तेज़ी से उसके पीछे आते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसके बाकी आदमी भी उसे कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इस बार वो किसी के हाथ आने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों में वहशत थी, जुनून था। वो सिर्फ और सिर्फ साबिर को कत्ल करना चाहता था, जो इसके से अपना आप उड़ाते गोली लगे पैर और सीने पर न जाने कितने चाकुओं के वार समेत जंगल में भागता चला गया था।
उसकी बहन की लाश कबीले के बीचों बीच रखी थी। सब इसका जनाजा पड़े थे जब वो खामोश नजरों से बस उसके बेजान वजूद को देख रहा था। बाला ने तो रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। वो अपना दर्द अपना गम आंसुओं बहा रहा था, जबकि दिलदार की आंखों में सिर्फ जुनून था, वहशत थी, सब कुछ तबाह करने की चाहत थी। राघव से समझा समझा कर थक चुका था कि साबिर हुसैन मर चुका, लेकिन उस बात को कबूल करने को तैयार ही नहीं था। उसका बस एक सवाल था कि साबिर हुसैन कौन से अस्पताल में पड़ा है। वो खुद उसे मारने के लिए जाएगा। वो उसकी बहन की आबरू रौन चुका था। उसने 6 साल की मासूम बच्ची को तबाह कर दिया था, जो खुद ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। वो किसी के सामने रोता नहीं था। वो आज भी किसी के सामने नहीं रोया था। नदी पर जाकर उसने अपने दर्द को बाहर चीखों की सूरत निकाला था, और इसकी चीखें पूरे कबीले के पहाड़ों में गूंजी थी। उसकी बहन का कातिल जिंदा था। उसके अलावा वो और कुछ नहीं जानता था, और न ही वो कुछ जानना चाहता था। गुजरता वक्त उसे दरिंदा बना रहा था। उसने परवाह करना छोड़ दिया था। उसके सामने जो भी आता वो इसे भून कर रख देता था। उसे इंसानों पर तो दूर अपनी बंदूक का भी तरस नहीं आता था। उसने अपनी बहन से वादा किया था, इस बीमारी से लड़ते हर इंसान की जान बचाएगा। उसकी बहन के अलावा कोई नहीं मरेगा, और वो अपना वादा निभाने की कोशिश कर रहा था। उसने रागा डाकू की सुनना छोड़ दी थी। वो अपनी कार आता जब रागा डाकू को पहले तो इसे उसके हाल पर छोड़ चुका था, लेकिन अब वो जो इसके हाथों से बाहर निकला तो वापस उसके हाथों पे आने को तैयार ही नहीं था। सौभागी और सरकश हो चुका था। आज वो अपनी मर्जी से कबीले से निकला तो उसकी वापसी पर रागा डाकू ने एक दफ़ा फिर से चाबुक उठा लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो इस पर कोई भी वार करता, दिलदार ने उसे चाबुक छीन पर कर इसे की बुरी हालत कर दी थी। उसने बिना इसकी परवाह की उसे सर से पैर तक रुई की तरह दोंक डाला था, और साफ अल्फाज में कह दिया था कि उसके बाद अगर उसने इस पर या बाला पर हाथ उठाया तो वो इसकी चमड़ी उधेड़ देगा। यहाँ तक कि उसने तो ये भी कह दिया था कि ये कबीला इसका है, और अब इस कबीले का सरदार भी वही बनेगा। लेकिन मसला ये था कि वह अभी छोटा बच्चा था, कोई इसे सरदार बनाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने रागा को अब तक सरदार के ओहदे से हटाया नहीं था। ये बात अलग थी, कोई इस पर भी अपना ही हुक्म चला रहा था। आजकल वो सिर्फ और सिर्फ साबिर हुसैन की तलाश में लगा हुआ था। उसे पता चला था कोई शहर के किसी अस्पताल में कोमा में पड़ा है। पिछले 6 महीने से वो दिन रात उसे ढूंढ रहा था, लेकिन इसको मिलना तो दूर की बात, उसका नामो निशान तक नहीं लग रहा था, और वो इसे ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो कोई अस्पताल नहीं छोड़ रहा था। शहर तो क्या, आगे पीछे के इलाकों में जितने भी अस्पताल थे वो साबिर हुसैन का पता कर रहा था, लेकिन साबिर हुसैन तो ऐसे गायब हुआ था जैसे इसका कोई नामो निशान ही ना हो। वो इसे नहीं मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, और गुजरते वक्त के साथ साबिर हुसैन का नामो निशान मिटने लगा था। सबका कहना था वो मर चुका है, लेकिन उसे यकीन था वो जिंदा है, क्योंकि वो इतनी आसान मौत नहीं मर सकता था, और वो इसकी मौत भयानक करना चाहता था। 18 साल का होते ही उसने सबसे पहले रागा डाकू कबीले से हटवाया था। वो कबीले को अपने मुताबिक चलाने लगा था। हर तरह की बेहयाई और रागा की हुकूमत को पैरों तले रौंदते हुए उसने खुद सरदार की कुर्सी संभाल ली। जब रागा डाकू को कानून के साथ मिलकर उसने जेल की चारदीवारियों के अंदर फेंकवा दिया था। वो जानता था उसकी एक बेटी भी है, खानदान भी है, वो मिलना भी चाहता था, लेकिन उसने कभी इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी थी कि उसे खत भेजने वाला कौन था, लेकिन रागा डाकू उसे छुपा कर रखता था कि वो जान न सके कि इसका अमराज कौन है। लेकिन जब रागा डाकू जेल में था, उसे जब खत मिला था जिसमें उसकी बेटी का जिक्र था, उसे कुछ भी पता नहीं था सिवाय इसके कि ये खत भेजने वाला साबिर हुसैन था। इस पर कोई पता नहीं लिखा था, और उस दिन से रागा के साथ उसकी एक और दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। वो जानता था साबिर हुसैन कहाँ है, उसकी बहन का कातिल कहाँ है, लेकिन उसने उसे ना बताकर खुद अपने साथ दुश्मनी कर ली थी, और ये दुश्मनी तो वो क़यामत निभाने वाला था। साबिर हुसैन के साथ उसकी नफरत की इंतहा क्या थी, रागा डाकू बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए वो जेल से आज़ाद होना ही नहीं चाहता था। लेकिन सरदार लम्हा लम्हा इंतजार कर रहा था। वो इसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। रागा डाकू की सांसें तब तक चल रही थी जब तक उसे साबिर हुसैन का पता न मिल जाए। वो जानता था जिस दिन उसे पता चल गया कि साबिर हुसैन कहाँ है, वो उसे जान से मार डालेगा। वो मौत के बिल्कुल करीब लाकर उसे जिंदा छोड़ देता था। रिजवान की मौत के 3 साल बाद ही उसे पता चल चुका था कि रिजवान बेकसूर था। रिजवान ने कबीले पर हमला नहीं करवाया था, बल्कि कबीले पर हमला करवाने वाला साबिर हुसैन ही था। हर चीज़ उसकी प्लानिंग थी, जिसका इल्ज़ाम उसके मामू पर लगाया गया था। वो अपने मामू के कातिल को अपने हाथों से सज़ा देना चाहता था। वो सिर्फ इसका मुजरिम नहीं था, वो उसकी दुआम का भी मुजरिम था, जिसे उसने यतीम किया था। उसने दुआम को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तकरीबन 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसकी मामू की बेटी अपने सौतेले ताया के पास रहती है। वो कभी उसकी राह में नहीं आया था, लेकिन एक दिन अचानक से हुई मुलाकात में ही वो इसे पहचान गया था, और यह भी हकीकत थी कि वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ था। दुआम की पहली झलक उसके दिल में आ बसी थी। बस मैं उसे देखते ही उसका दिल उसके लिए बेकरार हो उठा था, जिसे हासिल करने के लिए वो तड़प उठा था। उसने बहुत इंतज़ार किया था दुआम के बालग होने तक, और फिर वो जैसे ही शादी के काबिल हुई थी वो इसे अपने पास ले आया था। और वही हकीकत थी। वो इन रिश्ते खोने के बाद इनके पास बाला और दुआम के अलावा और कोई नहीं था। वो इनके लिए किसी की जान ले भी सकता था और अपनी जान दे भी सकता था। रागा जानता था ये दोनों उसकी दुखती रागन जिस पर हाथ रखकर वो उसे बुलबुलाने पर मजबूर कर चुका था।
दुआम को कत्ल करके वो दिलदार को तबाह बर्बाद कर देना चाहता था। हालांकि दिलदार तो अपने साथ हुई उसकी तरफ से ज्यादती को नज़रअंदाज कर चुका था। वो इसे माफ़ कर चुका था क्योंकि वो साबिर के अलावा और किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहता। लेकिन राघव खुद आकर इसका दुश्मन बनता था और इस दफ़ा जो इसने किया था इसका दुश्मन नहीं बन गया था, बल्कि वो अपनी मौत को आवाज़ दे चुका था। लेकिन वो इसे आसान मौत नहीं मानने वाला था। जब तक वो साबिर हुसैन को लाकर इसके सामने न खड़ा कर दे तब तक उसे मौत भी नहीं आने वाली थी। हाल सरदार उसके साथ लेटा उसके गिरद अपने बाजू फैलाए हुए थे। जब दुआम खामोशी इस छत को देखते उसकी बातें सुन रही थी और वो उससे कुछ नहीं छुपा रहा था, सब कुछ बता रहा था। अपना हाथ दर्द खोल कर उसने उसके सामने रख दिया था। वो खामोशी से छत को तकती उसकी बातें सुन रही थी। दिलदार ने उसके बाप पर यकीन नहीं किया था। इस बात ने उसे तकलीफ़ दी थी, लेकिन वो खुद तकलीफ़ में था। वक्त हालात ऐसे थे कि वो इस वक्त किसी पर यकीन नहीं कर सकता था। हालांकि साबिर हुसैन सिर्फ इसकी बहन का नहीं बल्कि उसके माँ बाप का भी कातिल है, ये सोचकर उसे बिना देखे इस शख्स से नफरत होने लगी थी। वो अपने दिल का तमाम तर गुबार निकाल कर उसके चेहरे को देख रहा था। दुआम ने आज सच नज़र उसकी तरफ की तो उसके लबों पर दर्द से भरपूर मुस्कुराहट सटी थी। डाकू जी, मुझे अपने सीने से लगाएं, मैं सोना चाहती हूँ। वैसे देखते बोली तो दिलदार ने नफी में सर लाने की कोशिश की। वो तकलीफ़ में थी और वो इसकी तकलीफ़ को मज़ीद वजह नहीं बनना चाहता था, तो इससे लिपट कर सोने की बात कर रही थी। इससे इस तकलीफ़ हो सकती थी, हाँ, लेकिन उसकी आंखों में नाराज़गी देख वह ऐसे उसे खुद थाम कर खुद के साथ लिपट गया था, जबकि अपनी ज़िद पूरी करके उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। वो ज़िद्दी होती जा रही है मेरा सोना मुखड़ा। उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी उंगलियों का लम्ब छोड़ रही थी जब आहिस्ता से उसके हाथ को थाम कर अपने लबों से लगाते हुए बोला, लेकिन आगे से दुआम की खिलखिलाती हंसी उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। या अल्लाह, अब दुआम कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने पहले फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? रुबा फ़ोन कान से लगाए बेला से बात कर रही थी जब कमरे में रेहान दाखिल हुआ। हाँ भाभी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई कि मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा। बस अचानक से वो आदमी कबीले में आया और उसने दुआम पर हमला कर दिया और दुआम की हालत इस कदर ख़राब हो गई थी, इतना खून ज़ाया हो गया था। शुक्र है बालक का खून उसके साथ मैच कर गया, वरना मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन लग गई थी। बेला, तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, बल्कि मुझे तुम पर फ़ख्र है कि ऐसी सिचुएशन को तुमने हैंडल कर लिया। अब दुआम कैसी है? वो इसे सब कुछ बता रही थी जब रुबाब दिल में खुदा का शुक्र अदा करती उससे मज़ीद पूछने लगी थी। माशाल्लाह भाभी, अब तो वो दुआम काफ़ी बेहतर है, यहाँ तक कि खूब अपने डाकू जी से ज़िद भी लगा रही है। नीचे कमरे में सुकून नहीं था, ज़बरदस्ती दिलदार भाई के साथ ऊपर कमरे में चली गई है। बस अभी हम उसे खाना खिला कर आए हैं, सुबह मैं फ़ोन पर तुम्हारी उसके साथ बात भी करवा दूँगी। वो मज़ीद उसे बताने लगी थी जब रुबाब उसके साथ बातें करने में मसरूफ़ रेहान को देख रही थी, जो बिल्कुल खामोशी से आकर बेड पर बैठकर अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। आजकल वो इससे बात ही नहीं कर रहा था। रुबाब उससे बात करने की कोशिश करती तो वो हाँ में जवाब देता। वो इसे सख्त खफा था। उसी की वजह से भी हुई थी कि उसने उसके साथ अपनी प्रेगनेंसी वाली बात शेयर क्यों नहीं की। वैसे बनाम ना कर थक चुकी थी, लेकिन रेहान की नाराज़गी यूं की त्यों थी। रेहान का कहना था कि उससे ये बात छुपाकर रुबाब ने इसका हक छीना है। वो इतनी बड़ी बात छुपाने का हक नहीं रखती थी, जबकि रुबाब भी इसकी बात को समझ रही थी। लेकिन ये सब के पीछे जो वजह वो करार दे रही थी रेहान के सामने, वो वजह कोई अहमियत ना रखती थी। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ बाला भैया तुम्हारे साथ कैसे हैं? मेरा मतलब वो ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं है ना? तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं और तुम अपनी जॉब दोबारा शुरू करोगी या नहीं? वो इससे मज़ीद बातें करने लगी थी। गुस्सा करके दिखाए ज़रा मुझ पर गुस्सा, दांत नहीं तोड़ दूँ इसके। आया बड़ा डाकू होगा कबीले का, मेरे सामने इन सब बातों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं डॉक्टर बेला अकरम किसी को से कोई अहमियत नहीं देती, ये तो तुम जानती हो। बड़े मज़े से बेड पर फैल कर बैठी जब अचानक ही वही खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ था। वो अगले ही लम्हे सीधी हुई थी। उसे उम्मीद न थी कि वो यूँ अचानक से आ जाएगा, इसलिए वो इस हड़बड़ा सी गई थी। जी आराम से बात कर लो, क्या हो गया? इसके अचानक उठने पर बाला हल्का सा मुस्कुराते हुए खाना टेबल पर लगाने लगा था। हाँ तो आराम से बात कर रही हूँ, तुम अपना काम करो, मुझे क्यों सुन रहे हो? ये बदतमीज़ी होती है किसी दूसरे की बातें सुनना। वो अपनी बुखलाहट पर काबू पाते हुए बोली थी, जबकि रुबाब उसकी बात सुनकर हैरान हुई थी। मैंने कब तुम्हारी बात सुनी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो ये भी नहीं जानता। मैं तो बस तुमसे ये कहने लगा था कि वो खाना खाते हैं। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। सरदार की तो बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो खाना खाने के लिए राज़ी नहीं हुआ। एटलीस्ट तुम तो खा लो। वैसे देखते हुए खाना टेबल पर लगा चुका था। हाँ मुझे बहुत भूख लगी हुई है भाभी, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, बल्कि सुबह फ़ोन करूँगी। तुम अपना बेबी का और भाई का बहुत ख्याल रखना। वैसे अलविदाई कलाम कहते हुए फ़ोन रखने लगी थी, जबकि रुबाब भी फ़ोन बंद करते हुए रेहान की तरफ मुतवज्जो हुई थी, जो पूरे तरह से अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था।
रेहान, आपको पता है वो आदमी जो हमारे घर में आया था ना, जिसका एक बाजू नहीं था, आज उसने कबीले पर हमला किया और दुआम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ तक कि उसने दुआम को जान से मारने की कोशिश की है। वो तो अल्लाह पाक का करम है कि दिलदार भाई वहाँ पहुँच गए और उन्होंने दुआम को बचा लिया। न जाने आज क्या हो जाता। बेला मुझे इसी के बारे में बता रही थी। मुझे सुनकर इतना खौफ आया। आपको पता है उसने दुआम का सर पत्थर पर मारा था। इतना ही नहीं बल्कि उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की। वो इसके पास आकर बेड पर बैठते हुए कहने लगी थी, अल्लाह पाक खैर करे, तुम इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है और बेहतर होगा अपना ख्याल थोड़ा अपना ख्याल रखो। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, ऐसे में ठंडी हवाएं चलती हैं। वहाँ बाहर ये नेट का दुपट्टा लेकर बैठी हुई थी। तुम कम से कम अपना नहीं तो हमारे बेबी का ख्याल तो रखो ना। इतनी बेहतियाती अच्छी नहीं है। आइंदा मैं तुम्हें इस तरह की हालत में ना देखूँ। शाम होती कोई गर्म शाल वगैरह लपेट लिया करो। मैंने कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, तुम्हें सुबह चेकअप करवाने लेकर जाना है। जी वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन मैं आपको दुआम के बारे में बता रही थी। तुम बता चुकी हो, मैंने सुन लिया रुबाब, और मैंने तुमसे ये भी कहा है कि इस तरह की बातों पर ध्यान मत दो, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बाकी 2 दिन के बाद मैं कबीले जाऊँगा सरदार से मिलने के लिए। मुझे इससे थोड़ा काम है, तुम भी साथ चलना, मिल लेना अपनी बहन। मुझे एहसास नहीं है इस बात पर, लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट पर तुम ज़्यादा फोकस मत करो, ना ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अम्मी कह रही थी ये वक्त बहुत नाजुक होता है, हर चीज़ बच्चे पर असरअंदाज होती है। वो कहते हुए बेड पर लेट के जब इसका सर रवैया रुबाब की समझ से बाहर था। वो इतना ख्याल रखती थी, वो इससे रूठा रूठा रहता था। रुबाब को तो लग रहा था ये छोटी सी बात कोई अहमियत ही नहीं रखेगी, लेकिन रेहान से उससे नाराज़ रहने लगा था और इसकी नाराज़गी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रेहान, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? किस तरह से बात कर रहा हूँ मैं तुमसे? कौन सी नाराज़गी जताई है? वो करवट बदल कर उसकी तरफ देखते हुए सवाल करने लगा था। ये जिस तरह आप आजकल बात करते हैं, हर वक्त उखड़े उखड़े रहते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं, गुस्सा होते हैं। 1 मिनट, गलत बयानी मत करो। कब गुस्सा हुआ मैं तुम पर? कब उखड़ापन दिखाया मैंने तुमसे? किस तरह से बात करता हूँ मैं तुमसे जो तुम्हें बुरा लग गया है? वो उल्टा इसी से सवाल करने लगा था, जबकि रुबाब से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। वैसे उखड़ा उखड़ा सा था, ठीक से बात नहीं करता था। उसके करीब आने पर पहले की तरह रोमांटिक नहीं होता था। उसे बार बार कमरे में नहीं बुलाता था। घर में होने के बावजूद उसके नाम की कोई सदा घर में नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि आजकल तो वो इससे कोई काम भी करने को नहीं कहता था। हाँ, लेकिन इस सब के बावजूद वो इसका बहुत ख्याल रख रहा था। उसकी मेडिसिन, टाइम टू टाइम चेकअप, यहाँ तक कि शाम को जल्दी घर आकर वो इसे 2-3 दिन से वॉक पर भी लेकर जा रहा था, जो इसके और इसके बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी थी। वो एक अच्छा बाप होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा था और रुबाब के साथ उसका रवैया भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी नाराज़गी भी अपनी जगह कायम व दायम थी और रुबाब उसकी नाराज़गी कोई लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही थी। उसके सामने उसके पूछने पर वो बस नफ़ी में सर हिलाती उसके साथ लेट गई थी, जबकि रेहान ने भी मज़ीद इससे कोई बात किए बिना ही कमरे की लाइट ऑफ़ कर दी थी। ओह यार, ये अचार तो बहुत मज़े का, किसने बनाया है? मीरू शेफ़ है तुम लोगों का? तुम लोगों कोई औरत नहीं है यहाँ जो खाना बनाती हो? वो खाना खाते हुए अपने ही धुन में बोले जा रही थी, क्योंकि बाला उसके साथ खाना खाते हुए उसकी बातें सुन रहा था। नहीं, औरत तो नहीं है, सिर्फ मीरू है जो सबके लिए खाना बनाता है, लेकिन कभी कभी अगर दुआम का दिल करे तो वह सरदार के लिए खाना बना लेती है। मतलब अपने शौहर के लिए सिर्फ, और किसी के लिए नहीं। लेकिन मैं सरदार का दोस्त हूँ तो मुझे भी मिल जाता है, तो मेरी मुकम्मल फ्रीडम। अगर तुम्हें मुझे कुछ बनाकर खिलाना हो तो एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुम्हें कुछ भी बनाकर नहीं खिलाना। हाँ, अगर तुम मुझे कुछ बनाकर खिलाना चाहते हो तो मुझे एतराज़ नहीं। मैं तो फ़िलहाल किचन में कदम नहीं रखूँगी। वो तुमने सुना नहीं है, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी जब तक चली जाए तब तक इससे कोई काम नहीं करवाया जाता। मेरी तो वैसे भी किचन के कामों से जान जाती है। वो इसकी हाथ की बिरयानी दोबारा से खाना चाहता था, जो एक दफ़ा उसने ज़बरदस्ती खाई थी, लेकिन जिस तरह उसने आधी अधूरी बात सुनकर इसके मुँह पर इनकार मारा था कि वो इसके लिए खाना नहीं बनाएगी, बाला अपना सा मुँह लेकर बैठ गया था। तुमने कौन सा मेरे हाथ नाम की मेहंदी अपने हाथ पर सजा कर रखी है जो निकल जाने का इंतज़ार करोगी? एक छोटा सा गोल दायरा ही तो बनाया है हाथों में, जो गौर से देखे बगैर नज़र भी नहीं आता। और वैसे भी ये तो अब ना होने के बराबर है, निकल ही गई है ऑलमोस्ट। वो इसके हाथ की मेहंदी देखते हुए बोला था। उसने अपनी मेहंदी पर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनवाए थे, बल्कि उसने तो मेहंदी लगा कर ही ऐसे एहसान कर दिया था। हाथ की उंगलियों और सेंटर में बस मेहंदी बराए नाम लगाई थी। क्या मतलब है? तुम मुझसे किचन में काम करवाना चाहते हो? अपनी नई नवेली बीवी को चूल्हे चौके पर लगा देना चाहते हो? या अल्लाह, मैं तो तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं समझती थी। तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी 2-3 दिन की बीवी को किचन में भेजते हुए? तुम मुझसे अपनी खिदमतें करवाओगे? वो इसे देखते हुए अचानक से ड्रामाई अंदाज में बोली तो बाला उसे देख कर रह गया था। सर ऐसी बात को कहाँ से कहाँ ले गई थी। अरे मैंने ऐसा कब बोला? मैं तो बस एक दुआम से
आम सी बात कर रहा हूँ, तुमने मेहंदी का जिक्र किया तो मैंने मेहंदी का जिक्र किया तो मेहंदी के पीछे लग गया। तुम तो जैसे इसी इंतज़ार में बैठे हो ना कि कब मेरे हाथ से मेहंदी छूटती है और कब तुम मुझे इस कबीले की मुलाजमा बनाते हो, इसलिए तो लेकर आए हो मुझे यहाँ पर। और ना मुझे छूने की तो कोई हसरत ही नहीं है ना तुम्हारे दिल में। नुकुर से कहकर उठकर बेड पर बैठ की थी, जबकि बाला सर पर हाथ मार कर रह गया था। ये लड़की चीज़ क्या थी? इस लड़की की सुई बार बार आकर एक ही बात पर ठहरती, जो उसने कह दिया था कि उसे छूने की बाला को कोई हसरत नहीं है। अब वो इसे क्या पता था कि उसकी हसरतें क्या क्या हैं। वो तो इस जुमले को पछता रहा था जब उसे तंग करने के लिए उसने बोल दिया था। अब तो वो इसकी जान को आ गई थी जुमले के साथ। हर बात पर यही ताना खींच कर उसके मुंह पर मारती थी। खैर इतना तो वो भी समझता ही था कि इसका ये वाला जुमला सामने वाले के दिल पर लगा है। जो भी था, बाला ने ज्यादती तो की थी एक रात की दुल्हन से इस तरह की बात करके। औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने हुस्न की तौहीन नहीं, वो भी शोहर के मुँह से तो हरगिज़ नहीं। ये हकीकत थी, उसने उसके हुस्न की तौहीन की थी जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। और अगर माफ़ी की गुंजाइश कहीं निकलती भी थी तो बेला उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करने वाली थी। और थोड़ी देर बाद उसे आवाज़ सुनाई आ रही। जब वो सर उठाकर मीरू की तरफ देखता, जो खुद भी उसी आवाज़ से अच्छा खासा परेशान था। यार ये आदमी क्या सारी रात यूं ही रोता रहेगा? कितनी देर बर्दाश्त करना? उसे सारी नींद का सत्यानाश कर दिया। जब रुगो से उठकर कमरे से बाहर निकला तो मीरू भी इसके पीछे पीछे ही आया था। अच्छा तो इसके मुंह से कपड़ा गिर गया है, इसीलिए तो इतना रो रहा है। रुक जा भाई रुक जा, ठूंसता हूँ तेरे मुंह में कपड़ा। ले आप शोर मत मचाना, कबीले के सारे लोग सो रहे हैं। बाला और सरदार कमरा तो ऊपर है, इनके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन हम तेरे साथ बिल्कुल साथ वाले कमरे में, हमें सुकून से सोने दे। वैसे भी कल सुबह सरदार तुझे हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला देगा, तो क्यों अपनी नींद के साथ दूसरों की नींद बर्बाद कर रहा है? ज़िंदगी तो वैसे भी अब तेरे मुकद्दर में नहीं है, तो फिर इस तरह हाथ पैर मारने का क्या फ़ायदा? रुक जाइए, कपड़ा भी तेरे मुंह में ठूंसता हूँ। जुमरू से झंझूड़ आता, चल अब सो जा और दूसरे को भी सोने दे। अब तेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर तेरी आवाज़ आई ना तो मैं कसम खा के कहता हूँ मैं सुबह सरदार से मार कर लूँगा कि मैं तेरी जान बचा नहीं सका। उसके चेहरे को दाएं बाएं घुमाता अच्छा खासा झंझूड़ चुका था, लेकिन वो मुंह में कपड़ा होने की वजह से सवाए अजीब अजीब आवाज़ों के और कुछ नहीं कह पा रहा था। दरवाज़ा बाहर से ठीक से बंद करते हुए उसकी आवाज़ें बाहर ना आ सके। मीरू ने बाहर निकलते हुए कहा, और अगर रात को मार गया तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। जुमरू दरवाजे के बाहर रुकते हुए कहने लगा, हाँ तो सुबह को दरवाज़ा तो खोलेंगे ना, अब इसकी गंदी लाश को अंदर थोड़ी ना रखेंगे, सुबह खुद ही पता चल जाएगा जिंदा ये फड़क गया। चल ना, नींद आ रही है, फिर सरदार सुबह सुबह जगा देगा। वो कहते हुए बाहर निकला। जब जुमलों ने एक नज़र अंदर की तरफ देखा जहाँ वो बहुत बुरी हालत में था, लेकिन इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी इस पर तरस खाने का दिल नहीं कर रहा था। दरवाजे को ज़ोर से बंद करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया था, वरना उसके पास में कुछ होता तो अब तक वो उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। लेकिन सरदार का हुक्म नहीं था, इसलिए वो खामोश थे। सुनो, ये जो डाकू रागा वागा डाकू है, ये कब तक यहाँ कबीले में रहेगा और इसका इलाज कौन कर रहा है? मेरा मतलब है कबीले में मेरे अलावा तो और कोई डॉक्टर नहीं है। वो जिंदा भी है या वहाँ इस कमरे में पड़ा पड़ा मार गया? तुम गए थे ना शाम को उसे देखने के लिए। वो चेंज करके बाहर निकला तो बेड पर लेटते हुए अचानक ही बेला को रागा का ख्याल आ गया था। दो दो डॉक्टर लगा कर रखे हुए हैं नीचे, डॉक्टर जुमरू और डॉक्टर मीरू, दोनों मिलकर इसका इलाज कर रहे हैं। अब जिंदा बचता है या मर जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक सरदार का हुक्म ना हो वे इसे मरने नहीं देंगे। क्या मतलब इस गंवार आदमी को यहीं कबीले में रखोगे और मीरू जुमरू इसका इलाज कैसे करेंगे? इनकी शक्लों से लगता नहीं कि वो मैट्रिक पास भी हैं। हाँ नहीं है वो मैट्रिक पास, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। वैसे भी आगे इन दोनों को तुम्हारी शागिर्दी में लगा देंगे, तुम इनको अच्छे से सिखा देना। फिलहाल इनके हाथ एक डमी लग गया तो इस डमी पर इन्हें काम करने दो, और वो आदमी अब तक सरदार की कैद में रहेगा जब तक सरदार उसे अपना मतलब पूरा नहीं कर लेता। वो इसी तफसील से जवाब देते हुए इसके पास ही करवट बदल कर लेट गया था। ओ दूर हटो ना, इतने सेंटर में क्यों सो रहे हो? मैंने भी सोना है, ये बेड सिर्फ तुम्हारा नहीं है। वो अचानक ही बोली थी। मैं कोने में सोऊं या सेंटर में? तुम मुझे खुद से दूर नहीं होने देती हो। तुम कोने में सो या सेंटर में, सोना तुमने मेरे ऊपर चढ़कर ही होता है। तो मुझे सुकून से अपने हिस्से की जगह लेने दो। तुम्हारी वजह से अगर मैं इस कोने में भी घुस कर सोऊंगा ना, तब भी तुम सुबह तक मेरे ऊपर चढ़ी हुई मिलोगी। और ये रात को अपनी टांगें कंट्रोल में रखा करो। कल रात तुमने मुझे इतने ज़ोर से टांग मारी, मैं बेड से नीचे गिर गया था। और अचानक उसे उसकी हरकतें बताने लगा तो बेला ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। कोई और इल्ज़ाम लगाओ मुझ पर, ठीक है ना? ये वाले झूठे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है।
डॉक्टर बेला अकरम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे सोने के बाद होश नहीं रहता? नहीं डॉक्टर बाला, मैं अपने पूरे होशो-हवास में सोती हूँ। मुझे पता है मैं सोने के बाद क्या करती हूँ और क्या नहीं। कम से कम मुझ पर ऐसे बुनियाद इल्ज़ाम लगाने की तुम्हें हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगा बेला? तुम सच में सोते हुए होशो-हवास खो बैठती हो। तुम्हें नहीं पता तुम रात को मेरे साथ क्या करती हो। और हाँ, मैं रात को तुम्हारे साथ लिपट कर सोती हूँ। मुझे तुम्हारे बगैर नींद जो नहीं आती। वो इसकी बात करते हुए ऐसे अंदाज में बोली कि बाला चिढ़ कर आ गया था। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम खुद नहीं जानती जब सुबह तुम्हारी आँख खुलती है तो यहाँ पर इस कोने में पड़ी होती हो, वो भी मेरे ऊपर? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इतनी बेध्यानी में नहीं सोती हूँ और वैसे भी मैं सो रही होती हूँ। कोई कौमों में थोड़ी चली जाती हूँ कि मुझे होश ही ना रहे कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो साबित करो। किसी हाल में मानने को तैयार नहीं थी कि वो बेध्यानी में सोती है। साबित क्या करना है? अब अगर तुम आई तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी कि सुबह तक तुम्हें खुद ब खुद ही पता चलेगा कि तुम कितनी मेरे पास आई थी। अब दफ़ा बाला की आंखों में हल्की सी शरारत थी, जबकि इसका ज़ूम-ऐनी अंदाज बेला को परेशान कर गया था। वो अगली लम्हे से थोड़ा फासले पर होती बिल्कुल बेड के दूसरे कोने पर चली गई थी। मैं इसके पास आऊँगी, अपने आप को समझता क्या है? जैसे मुझे छूने की हसरत नहीं तो इसे लगता है मैं इसकी बाहों में गिर जाऊँगी। आया बड़ा खुद को प्रिंस चार्ल्स समझने वाला। वो बड़बड़ाते हुए अचानक ही सेंटर में तकिया रखने लगी थी, जबकि इसकी एक सरकत पे बाला ने आंखें घुमाई थी। खबरदार जो रात को मेरे करीब भी आए, मैं जान से मार डालूंगी। अगर तुमने ये बॉर्डर क्रॉस किया तो याद रखना, लिहाज मैं नहीं रखूँगी। लगाते हुए साथ में उसे धमकियाँ देते हुए भी दे रही थी। तुम मेरे पास आती हो रात को, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। ये तो सब मुझे करना चाहिए अपनी इज्जत बचाने के लिए। तुम क्यों इतने ड्रामे कर रही हो? तुमने सुबह मेरे सीने पर मिलना है। वो अब भी उसे छेड़ने से बाहर ना आया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी नींद में इस कदर बेखबर हो जाऊँ। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे पास आए। वो भी कुछ बोलने वाली थी कि बाला ने अचानक की साइड दरवाजे के ऊपर बड़ा चाकू उठाकर उसके हाथ में पकड़ाया था। अगर रात को मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हें इजाज़त है इस चाकू से मेरा सीना चीर देना, लेकिन अगर रात को तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी इजाज़त का मुंतज़िर हरगिज़ नहीं रहूँगा। फिर मेरी हसरतें तुम्हें लेकर किस कदर भर चुकी हैं तुम्हें अपने आप ही अंदाज़ा हो जाएगा। वो अचानक ही उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला तो बेला घबरा सी गई थी। इसका कॉन्फिडेंस ज़रा सा डगमगाया था, लेकिन उसे यकीन था वो इसके पास हरगिज़ नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो हरगिज़ अपनी नींद में इतनी बेखबर नहीं सोती थी। वो बचपन से ही अपना बेड किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, इसलिए उसे पता भी नहीं था कि वो रात को सोने के बाद कौन सी हरकतें करती है। लेकिन इतना यकीन ज़रूर था कि वो हरगिज़ किसी पर चढ़ कर नहीं सोती। यही वजह थी कि उसके चैलेंज को कबूल करते हुए इसके हाथ से चाकू लेकर बीच में मज़ीद तकिए रखने लगी थी। उसे यकीन था वो सुबह तक बाला को हराने में कामयाब हो जाएगी, इसलिए कमरे की लाइट ऑफ करते हुए सोने के लिए लेट गई, जबकि बाला भी करवट दूसरी तरफ बदलता सोने की कोशिश करने लगा था। वो गहरी नींद सो चुका था जब थोड़े फासले पर बेला भी गहरी नींद सो रही थी। जब बाला को अपने ऊपर इसका बाजू महसूस हुआ, बाला की आंख फौरन ही खुल चुकी थी। उसकी नींद शुरू से ही बहुत कटी थी और फिर जिस तरह का काम वो करता था, ऐसे में गहरी नींद सोना भी किसी नेमत से कम नहीं था। उसने आंखें घुमाकर बेला की तरफ मुँह किया था, जिसने अपनी टांग भी इसके ऊपर रखी। बस थोड़ा सा वक्त गुजरा था कि वो इसके वज़न को खुद पर महसूस करता हुआ इसके गिर्द अपने बाजू का घेरा तंग कर गया था। और फिर अगले ही लम्हे कमरे की लाइट ऑन की थी। कमरे की लाइट ऑन करने पर भी बेला पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ था। वो इसके गिर्द सख्ती से खुद को लिपटाए हुए गहरी नींद सो रही थी। बाला ने एक नज़र पूरे बेड की तरफ देखा था, जो इसके कोने से लेकर सेंटर से आगे तक खाली था। जाना, तुम खुद मेरे पास आई हो। अब मेरा कोई कसूर नहीं। तुमने खुद अपने लिए मुसीबत के दरवाजे खोल लिए हैं। मैं मजबूर हूँ, अपनी ज़बान से बदल नहीं सकता। वो इसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारता अगले ही लम्हे उसे बेड पर अपने नीचे करते हुए खुद इस पर साया फगन हुआ था। उसका अंदाज काफ़ी शिद्दत लिए हुए था, लेकिन बेला पर इसकी हरकत का कोई असर न हुआ, जबकि वो इसके लबों पर अपने लब रखते हुए उसकी सांसें रोक गया था। गहरी नींद में उतरी बेला को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई तो उसने आंखें खोलते हुए खुद पर झुके इस आदमी को देखा था। एक लम्हे के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर इसकी बढ़ती हुई शिद्दत महसूस करके बेला की सांसें मज़ीद उखड़ने लगीं। जिसने अपने दायां हाथ उसकी गिर्द से निकालते हुए बेड पर रखा था, जबकि सेंटर में पड़े तकियों पर हाथ लगते हुए वो अपनी चोरी पकड़ चुकी थी। डॉक्टर बेला बिलावर खान, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि तुम मेरे पास आई, वो भी पूरी की पूरी मेरे वादे के मुताबिक। अगर मैं तुम्हारे पास आता तो तुम्हें हक था मुझे चीर कर रख देने का, लेकिन तुम मेरे पास आई और अब मुझे हक है कुछ भी करने का। और मैं वादा करता हूँ मैं अपना हक पूरे हक से लूँगा। सुबह तक तुम्हें अपने नाजुक सरापे के पूर से अपने शोर की खुशबू महसूस होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। वो इसकी सांसों को आज़ाद छोड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता अगले लम्हे फिर से उसके नाजुक लबों से लिपटा था, जबकि बेला उसकी बाहों में फड़फड़ा रही थी।